जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे साथी बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और साथ ही आप लोग आज पहुंच चुके हैं हिंदी साहित्य। तो आज हम हिंदी साहित्य को शुरू कर रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि लगभग 10 से 12 कक्षाओं में हमारा हिंदी साहित्य होगा। जितनी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, साथ ही आप लोगों का एक कर्तव्य होगा, एक नैतिक कर्तव्य होगा कि आप पिछली चीज़ों को रिवाइज करके ही अगली कक्षा में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों का एक क्रम होगा और हम एक क्रम से पढ़ रहे होंगे। अगर आप बीच बीच में कहीं पर कक्षाएं करेंगे तो साथ ही उन बातों का फिर मैं जवाब नहीं दूँ, क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। तो इसलिए प्लीज क्रम से पढ़ना, रोज पढ़ना इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं हिंदी साहित्य की बात करूं तो आप इसमें 6 से 8 क्वेश्चन का एक आधार मान के चल सकते हैं। आप ये मान लें कि आपकी परीक्षा में 6 से 8 प्रश्न क्या है हिंदी साहित्य के होंगे। वो कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, शुरू करेंगे साथी। आज हमारी क्लास 1 होगी, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। हिंदी साहित्य में वही लेखक और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा कैसे कैसे बनी है और संवैधानिक रूप से उसका किस प्रकार से विकास हुआ, किन अनुच्छेदों में उसका वर्णन है, भारत का संविधान भाषाओं के बारे में क्या कहता है, एक भाषाओं का वर्गीकरण, लेखक और रचनाएं मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में हम बात करेंगे जो पुरस्कार हैं और प्रमुख पुरस्कार किन रचनाओं को और किन लेखकों को मिले हैं। तो इस तरह से हम इसको खत्म करेंगे। सबसे पहले हम एक क्रमिक तरीके से चलेंगे, हिंदी भाषा के विकास की तरफ से चलेंगे, हिंदी भाषा कैसे विकसित हुई है। ठीक है साथी, एक बार थम्स अप कर देंगे कि आप सब बहुत ध्यान से पढ़ने के लिए तैयार हैं, बातें कोई नहीं करें। तो लिखेंगे, सबसे पहली चीज हम शुरू करते हैं कहाँ से, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। हिंदी भाषा का उद्भव यानी कि उसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है और विकास। लिखेंगे, हिंदी भाषा हिंदी भाषा भारत की एक राष्ट्रभाषा लिख दूं क्या मैं, नेशनल लैंग्वेज है। आप कहीं नहीं जी, भारत की एक राजभाषा है। पहले तो साथी इस स्टेटमेंट को, इस कथन को समझें। देखो, आप लोगों को एक बात सोचनी है कि हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है। भाषा 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, नेशनल लैंग्वेज क्या बोलेंगे साथी, नेशनल लैंग्वेज। एक होती है मित्र हमारी क्या, राजभाषा, जिसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। और एक होती है हमारी राज्य भाषा। पहले तो इन तीनों शब्दों का अंतर आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा लिख देता भी मैं, राज्य भाषा, इसको हम साथी कहते हैं आपका स्टेट लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज। देखो, स्टेट लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं जो किसी विशेष स्टेट के लिए हो। जैसे आप लोग जीएस में पढ़ते होंगे इस बात को कि नागालैंड की भाषा क्या है, तो आप सबका उत्तर आएगा भैया नागालैंड की जो भाषा है वह है आपका अंग्रेजी है। यूपी की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की हिंदी है। द्वितीय आपकी किसको घोषित किया हुआ है, उर्दू को घोषित किया हुआ है। तो हर राज्य की एक भाषा होती है, उसको हम स्टेट लैंग्वेज कहते हैं। ये तो राज्य में होगी। राष्ट्रभाषा होती है जो पूरे देश की एक भाषा हो, जैसे चाइना मंदारिन हो गया। राजभाषा क्या होती है, जो कामकाज की भाषा या अन्य प्रयोगों में लाई जाए। तो भैया हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं। आप सब लोगों को पता है कि जब आपका राज्य पुनर्गठन आयोग था, आप सब लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा, तो हिंदी को जैसे ही राष्ट्रभाषा बनाने की ऊपर आपका एक बहस छिड़ी, एक जोर छिड़ा, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उन्होंने विरोध कर दिया, क्योंकि उनकी भाषा तो हिंदी नहीं है। उनकी भाषा क्या है आपका, आप देखें, तमिलनाडु क्षेत्र में तमिल बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, कर्नाटक क्षेत्र की बात करें तुलु और कन्नड़ बोली जाती है। ठीक है, केरल में मलयालम बोली जाती है। यानी दक्षिण भारत की भाषाएं क्या है, अलग है। महाराष्ट्र मराठी है। उत्तर भारत का क्षेत्र, और उसका विरोध किसने कर दिया, दक्षिण भारत में। सरकारों को भी यही सही लगा कि भाई अगर हम किसी एक भाषा को, भाई अपना महत्व देखो, हम सब हिंदी वाले, अगर हम बोले उत्तर भारत के लोग तो हमको हिंदी में प्राउड महसूस होता है, लेकिन उसी बात को हम दक्षिण भारत के संदर्भ में करें और तमिलनाडु का कोई व्यक्ति, तो शायद उसको वो गर्व महसूस नहीं होगा जो हम कर सकते हैं। उनके हिसाब से फिर तमिल होनी चाहिए। तो उस विरोध की वजह से क्या किया गया कि हिंदी को क्या बनाया गया है साथी आपका, हिंदी को बनाया गया है एक राजभाषा। तो हिंदी क्या है, आप बोलेंगे राष्ट्रभाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, स्टेट लैंग्वेज नहीं है, कैसी लैंग्वेज है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। पहले तो ये बात क्लियर रखनी है। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। आ गया अगर साथी मैं बात करूं, लिखना अगली बात को, आज दुनिया में लगभग 3000 से 3200 भाषाएं बोली जाती हैं।
पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। भाषाएं बोली जाती हैं, बोली जाती हैं, जिन्हें जिन्हें 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है। 13 भाषा परिवारों में बांटा गया है, अलग अलग देश के हिसाब से, अलग अलग महाद्वीप के हिसाब से। तो हमको 13 नहीं पढ़ने हैं, पहली बात तो ये। 13 भाषा परिवारों से मतलब है, जैसे कि हिंदी किसी का भाग है, किसका भाग है, तो वह कौन सी भाषा है जिसके द्वारा हिंदी जन्मी है। जैसे दक्षिण भारत का तो हो गया आपका एक द्रविड़ भाषा होगी, ओसेनियाई क्षेत्र हो गया, ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र हो गया आपका, रसिया वाला क्षेत्र हो गया, रूस वाला क्षेत्र हो गया आपका, ग्रीक भाषा परिवार हो गए, जैसे हम बात कर सकते हैं आपका अन्य। तो जिन्हें 13 भाषा परिवारों में बांटा गया, आपका सहारा वाला क्षेत्र है जहां पर आपका अफ्रीका है, अमेरिका क्षेत्र है, याद रख लेना, अगली बात पर आएंगे। हिंदी हिंदी जो है आपका, वो बहारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। कौन से परिवार में आती है 13 में से? हिंदी बहारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। सारे भाषा परिवार हैं, चीन का अलग भाषा परिवार है, वो आता है आपका मंदारिन में, चीनी मंदारिन हो गया, अमेरिकी भाषा हो गई आपका, मरुस्थली भाषा हो गई जो सहारा क्षेत्र के लिए थी, भारत की दक्षिण भारत की होगी, लेकिन उत्तर भारत की हिंदी किस में आएगी, तो आप कहेंगे वो कौन सा परिवार है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, महत्वपूर्ण जब मैं कहूँ तो महत्वपूर्ण मार्क कर लेना, लिखेंगे हिंदी किस भाषा परिवार में आती है, तो हम कहेंगे हिंदी बहारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। तो दिक्कत, और ठीक लिखा राहुल वर्मा जी। अगली बात पर चलेंगे साथी, आगे। भारत में जब भाषा परिवारों की बात आती है, भारत में आपका 4 भाषा परिवार हैं, 4 भाषा परिवार हैं, यानी कि बहारोपीय तो है ही है, उसके अलावा अन्य भी हैं। तो ऐसा थोड़ी कि पूरे भारत में सिर्फ हिंदी ही बोली जाती है। आप कहेंगे हिंदी तो बहारोपीय भाषा परिवार का होगी, लेकिन हिंदी के अलावा भैया भारत में अन्य भाषाएं भी तो बोली जाती हैं। जी हाँ, तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं जिनके नाम है आपका, एक तो पहला हो गया बहारोपीय, दूसरा होगा आपका साथी द्रविड़, एक तो हो गया बहारोपीय। द्रविड़ बताएं, अभी मैंने आपसे जिक्र किया किस दिशा में बोली जाती है भारत के, मैंने आपको इतिहास में भी बताया था द्रविडियन और आर्यंस के बारे में। एक ऑस्ट्रिक भाषा परिवार चलता है भारत में, ऑस्ट्रिक भी आप मुझे बताएं अगर कोई जानता है कि ऑस्ट्रिक कहाँ के लोग हैं, कहाँ से आए हुए लोग हैं। एक चीनी तिब्बती भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, ठीक है। देखो, अगर आपसे कभी पूछे कि भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनको कितने भाषा परिवारों में बांटा जाता है, पूरी दुनिया को तो 13 में, लेकिन भारत के संदर्भ की यदि बात करते हैं तो साथी कितने भाषा परिवारों में? 4, जिसमें से एक बहारोपीय है और जो सबसे ज्यादा बोला जाता है। अगर मैं बात करूं आपसे, 73% जो लोग हैं, 73 to 74% क्या बहारोपीय भाषाओं को बोलते हैं। द्रविड़ भाषा की यदि मैं बात करता हूं तो आपसे लगभग 1/4 देश की जनसंख्या का, इन लोगों की जनसंख्या की बात करूं, 1/4 क्या है? द्रविडियन है, यानी दक्षिण भारत की भाषाओं को बोलते हैं। जैसे हम एक भारत की अगर बात करें जनसंख्या की, तो 130 करोड़ यदि माने, तो 130 करोड़ का चौथाई आप कर सकते हैं। तो आप ये संख्या लगभग एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्या बोलेंगे आपका, कि द्रविड़ कितने प्रतिशत हैं। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है भारत में 1.3%, और चीनी तिब्बती परिवार है भारत में 0.7%। अब बात आई जी, ये बहारोपीय है, ये कौन कौन सी प्रमुख भाषाएं इसमें आती हैं, तो साथ ही इसमें हम बात करेंगे आपसे कौन कौन सी उत्तर भारत में कौन कौन सी बोली जाती है। एक तो हिंदी ही हो गई, मैंने आपको बताया, हिंदी बोलने वाले लोग भारत में बहुत हैं। हिंदी हो गई आपका, राजस्थानी हो गई, राजस्थानी हो गई, गुजराती हो गई आपका, गुजराती हो गई आपका, ठीक है। जो पहाड़ी भाषा है भारत के ऊपर की, पहाड़ी भाषा, जैसे आपका बिहार की भाषा हम बोल सकते हैं बिहारी भाषा है, मगही आप पढ़ेंगे, मैथिली, भोजपुरी, अभी पढ़ाऊंगा शायद आज ही कक्षा में हम पहुंच जाएंगे। द्रविड़ में कौन कौन सी आएंगी आपका, दक्षिण भारत की भाषाएं, दक्षिण भारत की कौन कौन सी, मलयालम, मलयालम कहाँ की है, केरल की। हम बात कर सकते हैं कर्नाटक की, कन्नड़ की, कन्नड़ की, आंध्र प्रदेश की तेलुगु की बात हम कर सकते हैं, ठीक है। और तमिलनाडु की तमिल की बात हम कर सकते हैं, तमिल की बात हम कर सकते हैं। ऑस्ट्रिक की यदि हम बात करें, ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक है आपका किस क्षेत्र की साथी, जो दक्षिण एशिया के देश, दक्षिण एशिया से जो आक्रमणकारी भारत में आए, या पूर्वी एशिया से आकर के जो लोग भारत में बसे, या पूर्वी एशिया की इस भाषा का प्रभाव भारतीयों पर है, चाहे व्यापार के लिए हो या किसी। चीन से सटे क्षेत्रों में चीनी तिब्बती का प्रभाव मिलेगा, जैसे चीन से सटे क्षेत्रों में कौन, जैसे हम सिक्किम कह सकते हैं, लोगों की संख्या बहुत कम है तो बोलने वालों की संख्या भी बहुत कम है, ठीक है। आगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऑस्ट्रिक समझ गए आप लोग? मैप के बारे में थोड़ा तो ज्ञान रखते हो ना, कौन सा देश कहाँ है, ऐसा तो नहीं कभी देश का नाम सुन के एकदम से बौखला जाओ, भैया देश तो हमने सुना ही नहीं। भैया ये ऑस्ट्रिक कौन है, मेरे दोस्त ये चाचा नहीं है किसी का, पढ़िए हम क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान लगाएंगे। ये ऑस्ट्रिक कौन है, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है,
ये एक भाषा परिवार है, यहाँ लिखा हुआ ऑस्ट्रिक क्या है, एक भाषा परिवार है। 4 भाषा परिवार है। ऑस्ट्रिक क्या है आपको समझना चाहिए, एक भाषा परिवार है। मतलब भाषाओं को जिस परिवार में बांटा गया, भाई आप किसका अंग है, आपकी अकेले की पहचान नहीं है। आपका जन्म कहीं हुआ होगा, तो आपका जन्म जहां हुआ है वह आपका परिवार है। ठीक है, तो जो शुरुआती कड़ी है उसको बोलते हैं भाषा परिवार। ठीक है जी वीर सिंह भाई। चीनी तिब्बती में और बताइए, अरुणाचल प्रदेश में प्रभाव देखने को मिल सकता है? जी भैया, देखने को बिल्कुल प्रभाव मिल सकता है। आगे आएंगे, भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय जो भाषा परिवार है, तो बात समझे, भारत में कितने भाषा परिवार हैं? 4। हमारा काम क्या है? हिंदी पढ़ने का। ना आपको राजस्थानी पढ़नी, ना गुजराती पढ़नी, ना मलयालम। हमको मतलब है किससे? भारोपीय से। तो जो भारोपीय भाषा परिवार है उसको भी 2 वर्गों में बांटा गया है। यहां से पता चलता है हिंदी कैसे जन्मी। भारतीय भाषा परिवार को, जो भारोपीय भाषा परिवार है, भारोपीय समझ पा रहे होंगे ना, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बताएं जरा, 2 शब्द कौन कौन से आपको महसूस होते हैं भारोपियों में? एक तो भारत, और दूसरा साथी कौन सा होता है? यूरोपीय। भारत और यूरोपीय। ठीक है, भारोपीय भाषा परिवार को 2 वर्गों में बांटा जाता है। 2 वर्गों में बांटा जाता है। हम साथी जो भी पढ़ेंगे उसका 5 मिनट रिवीजन जरूर करेंगे। ठीक है, हर रोज। इस दिन बेसिक चीजें होंगी तो नहीं भी करेंगे। 2 वर्ग कौन कौन से होते हैं साथी? 2 वर्ग होते हैं आपके, कौन कौन से? एक तो है सतम वर्ग, इससे हिंदी जन्मी है हमारा, क्या बोलोगे? सतम वर्ग से। और जो अन्य है ये तुम वर्ग में जाते हैं। क्योंकि अब आप देख सकते हैं 2 वर्ग क्यों बनाए गए, क्योंकि भारोपीय जो भाषा परिवार है वो 2 भाषाओं से मिलकर बनी, जिनका नाम है आपका भारत और यूरोपीय। रीता किशोर जी, आपने सही आंसर एकदम दिया था, वेरी गुड। योगिता, योगेश, रुद्र गुजर, बहुत शानदार। ठीक है, तो दरअसल में क्या था कि जो भारोपीय भाषा परिवार था, ठीक है, इसकी ब्रांचेस बहुत सारी थी, अलग अलग लेखकों के अनुसार। कच्चायन कहते हैं इसकी 10 शाखाएं हैं। ठीक है, कच्चायन के अनुसार। जो हेमचंद्र है हिंदी के इतिहासकार, वो कहते हैं कि इसकी 12 शाखाएं थी। अन्य अन्य विद्वानों का अन्य अन्य मतन आपके मत है। तो जो भारोपीय भाषा परिवार है उसको 2 वर्गों में बांटा जाता है। सतम वर्ग कौन कौन सा है जी? सतम वर्ग में किस किस को रख लिया? जो भारत और भारतीय उपमहाद्वीप के पास की भाषाएं थी, जिसमें से एक आपका अगर मैं बात करता हूं, इसकी बात कर सकते हैं, आर्मीनी भाषा। आर्मीनी भाषा आप लोगों ने अगर सुना हो, आर्मीनिया, आर्मीनिया कंट्री के बारे में आप जानते होंगे, सुना होगा ना? सुना ही होगा, नहीं सुना है तो मैप पे देखना अगर नहीं जानते हैं। आर्मीनिया हो गया आपका, अजरबैजान कंट्री हो गई आपका, अजरबैजान, जॉर्जिया कंट्री हो गई, जॉर्जिया। तो ये 3 प्रमुख हैं जहां पर बोली जाती है आपका क्या? आर्मीनी भाषा। आर्मीनी भाषा। ठीक है? तो उसको सतम वर्ग में रखा गया है। एक अल्बानिया देश की अल्बानी भाषा को, अल्बानी भाषा को, और अल्बानी भाषा के साथ में एक रखा गया है जो प्रमुख भारत की, भारत ईरानी भाषा जिसको हम कहते हैं। आप मुझे ईरान का कोई ग्रंथ बता सकते हैं? ईरानी, किसी प्रसिद्ध ईरानी ग्रंथ की अगर मैं बात करूं आपसे, या किसी प्रसिद्ध पारसी ग्रंथ की बात मैं आपसे करूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो एक पारसी ग्रंथ है, पारसियों का प्रमुख ग्रंथ है जिसको हम बोलते हैं जिंदा अवस्था। तो वहां से हमको क्या पता चलता है कि भारतीय भाषाओं की एक मूल यानी कि एक जड़ छिपी हुई है उस जिंदा अवस्था ग्रंथ में, क्योंकि वहां पर संस्कृत की पंक्तियों का प्रयोग है और संस्कृत शब्द का प्रयोग किया गया। तो जो सतम वर्ग है उसमें तो आ गई भारतीय उपमहाद्वीप के आसपास की, जैसे प्रशांत आपका मेडागास्कर द्वीप हो गया आपका, या हम बात करें इंडोनेशियाई भाषाएं आ गई, ये सब इसमें आ गई। और जो केतुम वर्ग है, केतुम वर्ग में कौन सी आ गई? जो यूरोपीय हैं, जो यूरोपीय हैं। जैसे इटली कहाँ पर आता है? तो इटली की भाषा कौन सी होगी? इटालिक होगी। जितनी भी ग्रीक भाषाएं हैं, ग्रीक भाषा, भाई सोवियत रूस की अगर हम बात करते हैं आपसे, तो वो यूरोप में भी और एशिया में बोलने वाली रशिया भाषा, कौन सी? जो रशिया की भाषा है। ठीक है, आपका, या हम बात कर सकते हैं अन्य जो यूरोपीय भाषाएं हैं। अन्य क्या है? यूरोपीय भाषाएं, वो कोई भी हो यूरोप का देश। अन्य यूरोपीय भाषा, अन्य यूरोपीय भाषा से मतलब फ्रेंच भी हो सकती है, फ्रेंच भी हो सकती है। ठीक है, आपकी अंग्रेजी भी है, अंग्रेजी। जर्मन भाषा हो सकती है, जर्मन। तो हम क्या बोलेंगे साथी? हम कहेंगे कि जो यूरोप वाली है उनको तो किस भाग में रख दिया उन्होंने? आपका, हम कहेंगे केतुम वर्ग में। और जो हिंदी भारतीय उपमहाद्वीप वाली उनको किस में रखा आपका भैया? उनको रखा है सतम वर्ग में। आर्मीनी, अल्बानी, आर्मीनी इस क्षेत्र में, अल्बानी के क्षेत्र में अगर बोले तो अल्बानिया देश में ही बोली जाती है। अल्बानिया, अल्बानिया देश में ही बोली जाती है, अल्बानिया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो यहाँ से एक रूट देखने को मिलती है। अगर मैं पूछूं कि पारसियों का, अगर आपको कोई बेसिक नॉलेज हो तो इतना समझ लीजिए, कई जगह हम लोग ये लिखते हैं एक स्टेटमेंट को, आपके पिछले नोट्स में जिन साथियों के पास होता है एक स्टेटमेंट लिखा होगा कि आपका संस्कृत का सबसे पहला प्रयोग जिंदा अवस्था में देखने को मिलता है। लेकिन इसका मतलब है किसी अन्य ग्रंथ में। जो नए साथी हैं वो भी मेरी बात सुने, अगर कहीं लिखा मिलता है इस बात का, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि संस्कृत सबसे पहले वहां पर प्रयोग हुई। नहीं, संस्कृत तो सबसे पहले साथी कहां पर प्रयोग हुई? हमारे वेदों में प्रयोग हुई। लेकिन किसी विदेशी ग्रंथ में अगर सबसे पहले उल्लेख की बात करें तो जिंदा अवस्था का ही।
जिंदा अवस्था कहें। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर जी मुहावरे, हाँ मुहावरे नहीं मिले हैं तुमको भी, मुहावरे मिल जाएंगे साथ, पढ़ लेना, मुहावरे के लिए इतना बेचैन नहीं होना है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो क्या हुआ आपका सतम और आपका केतुम, कोई दिक्कत इतनी बात में? Okay. अब ये जो यहाँ पर एक बात समझे, भारतीय ईरानी जो भाषा है, याद रख लेना, यहीं पर आगे चलते चलते इसी भारतीय परिवार का अगर हम बात करें, भारत ईरानी जो केतुम वर्ग में है, याद रख लेना, इसी परिवार का हिस्सा, इसी परिवार का हिस्सा संस्कृत भाषा है, इसी परिवार का हिस्सा संस्कृत भाषा है। भैया हिंदी पर तो पहुंचे ही नहीं हम, अभी तो हम संस्कृत पर ही हैं। तो हिंदी का जन्म किससे हुआ? संस्कृत से। तो संस्कृत को हम इसलिए बोलते हैं आदि जन्मी, आदि मतलब शुरुआत की, और जन्मी मतलब माता, सबसे शुरुआत की माता यही है, सबसे शुरुआत की माता कौन है? वो यही है। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, जो साथी इतिहास आपका पहले पढ़ चुके हैं तो बड़ी अच्छी बात है, एक शानदार रिवीजन आप लोगों का होगा। योगेश शर्मा भाई, आपके पढ़ने की शैली अच्छी है, इसीलिए आपको सब अच्छा लगता है। अगर दोस्त हम बात करें तो संस्कृत का जन्म किससे हुआ, बोलेंगे सतम वर्ग या केतुम वर्ग। संस्कृत का उल्लेख हमको यहाँ से मिलता है, और हम जानते हैं कि संस्कृत हमारे सबसे पहले लिखे गए कौन है? वेद लिखे गए, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, आपका अगर हम बात करें उपनिषद लिखे गए संस्कृत में। तो संस्कृत को साथ ही हम, संस्कृत को भी हम क्या करते हैं आपका, एक तो पढ़ते हैं भारतीय आर्य भाषा के संदर्भ में, भारतीय आर्य भाषा। आपको इतिहास में कुछ याद है आर्यन थ्योरी से? दूसरी चीज मैंने इतिहास में आपको पढ़ाया था, दूसरी संस्कृत का एक विकृत रूप है दरद, और तीसरा मैंने बोला ईरानियों की भी यही भाषा लगभग थी शुरुआत में, तो तीसरा आता है हमारा ईरानी। ईरानी से मतलब है, अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि जितनी भी उर्दू से संबंधित भाषाएं हैं, जैसे उर्दू से संबंधित आप कौन कौन सी जानते हैं? अरबी, फारसी, अफगानिस्तान की परस्तो, लिख सकते हैं आप, उर्दू लिख सकते हैं, उर्दू ईरानी। तो यहाँ पर जितनी भी उर्दू, या हम बात करें अरबी फारसी में लिखी गई, अन्य कोई भी प्रयोग करके, अरबी, फारसी, दारो, पश्तो आदि, ये सब कैसी है? ईरानी भाषाएं हैं। और इन ईरानी भाषाओं का भी मेल किससे है? संस्कृत से है। लेकिन बहुत सारे विद्वान इस बात को ठुकराते हैं कि नहीं भैया ये तो हमारी है। तो क्या यहाँ पर बोलेंगे आप लोग साथी, अगर उर्दू के विकास और जन्म की अगर इतिहास को आप देखेंगे, जैसे हम में तो बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि उर्दू तो मुस्लिम देशों की भाषा है, लेकिन ये एकदम सत्य नहीं है। उर्दू भाषा का अगर आप देखेंगे विकास, उर्दू भारत में जन्मी है, आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्र में, तेलुगु भाषी क्षेत्र में जन्मी है, और सबसे पहले उल्लेख, उसके सबसे पहले लेखन उर्दू के भारत में किया गया। यानी उर्दू भाषा का जन्म पहले भारत में हुआ और तब अन्य जगह पर गई। ये बड़े कमाल की बात तुमको लग रही होगी, लेकिन सत्य है। जो उर्दू, अरबी, फारसी, दारी, पश्तो, ये सब, इन सब का जन्म, इनकी भी रूट कहाँ छिपी हुई है? संस्कृत में छिपी हुई है। तो एक भाग तो वो हो गया जिससे ये जन्मी सारी भाषाएं, एक भाग हो गया आपका दर्द का, जिसको हम बोलते हैं आपका पंजाबी, डोंगरी, डोंगरी, हिमाचली, हिमाचली, कश्मीरी आदि भाषाएं, ये दर्द में आती। इनका भी विकास किससे माना जाता है साथी? संस्कृत। ये संस्कृत से जन्मी है। और तीसरी तो भारतीय आर्य भाषा, यानी भारत की सारी भाषाएं हैं ही। भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण हम साथी पढ़ेंगे यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्गीकरण होगा, उसको आप भूल सकते हैं, ध्यान देना है कहाँ पर? भारतीय आर्य भाषा। इसको 3 हिस्से में हम पढ़ते हैं साथी, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना, और सबसे ज्यादा प्रश्न आने के आसार यहाँ से ही होते हैं। जैसे भारतीय आर्य भाषा को हम बांटेंगे 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से होंगे साथी? पहला भाग होगा हमारा क भाग, जिसको हम बोलेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, यानी ऐसी आर्य भाषा जो बहुत प्राचीन है, प्राचीन आर्य भाषा। एक बार सारे साथी बताइए, हम वर्गीकरण किसका कर रहे हैं? संस्कृत के बारे में जानने कि संस्कृत से हिंदी कैसे आई। पहले हमने जाना संस्कृत कैसे आई, और अब साथी हम जान रहे हैं कि संस्कृत से हिंदी कैसे आई। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरी हम पढ़ेंगे आपका मध्यकालीन, दूसरा विभाजन हम करते हैं साथी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और इसके वर्ष जो है ना बहुत गलत तरह लिखे हुए हैं, भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, और आपका तीसरा होगा आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है? अब देखो हम साथी किसकी बात कर रहे हैं? आप कहेंगे भैया हम संस्कृत की बात कर रहे हैं, और मैंने कहा संस्कृत का भारत में सबसे पहले क्या लिखा गया है? सबसे पुरानी कृति आप किसको कह सकते हैं भारत की? तो हम कहेंगे कि भारत में जो भैया सर्वाधिक सबसे पुरानी रचनाएं हैं, यदि हम बात करें तो वेद ही हैं। और वेद किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत में लिखे गए। तो उसके ऊपर बड़ा विभेद है कि कितना पुराना माने जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। तो आप कहेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को माना गया है आज से लगभग 2000 BC, यानी अगर मैं 2000 BC की यदि साथी बात करता हूं,
तो कितने साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ? 2000 बीसी। यानी आप आज के 2024 में सन 2000 जोड़ लेंगे, बीसी को जोड़ा जाता है। तो हम बात करें आज से 4000 साल पहले की। अधिकतम विद्वान ये मानते हैं कि उसी समय पर इनकी वेदों की रचना हुई और संस्कृत का प्रयोग होना शुरू हुआ। बोलते कुछ भी हो, लेकिन लिखित रूप से संस्कृत का प्रयोग इस काल में होने लगा। अच्छा, ये कितने वर्षों में इन्होंने बांटा? 1500 वर्षों में। 500 बीसी। 500 बीसी मतलब आज से कितने साल पहले? 2500 वर्ष पहले की बात मैं कर रहा हूँ। फिर इन्होंने मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषा है उसका वर्गीकरण किया 500 बीसी से लेकर के 1000 एडी। एडी का मतलब ईसवी। ये भी 1500 वर्ष इन्होंने बना दिए, वो भी 1500 वर्ष थे। और इसको 1000 एडी से लेकर के सन 1000, एडी का मतलब होता है ईसवी, वर्तमान समय। 1000 एडी से लेकर के आपका, यानी कि आपका 1000 एडी, सन 1000 से जब महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, वर्तमान तक, वर्तमान तक, यानी आज से 4000 वर्षों से लेकर के 2500 वर्ष, आज से 2500 वर्ष पहले से लेकर के आपका 1000 वर्ष पहले तक, और 1000 वर्ष पहले से लेकर के वर्तमान तक। ठीक है, तो कितने कितने का काल है हम लगभग बोल सकते हैं, क्योंकि उसके 1500 तो अभी हुए नहीं, सन 2500 तक जाकर के होंगे, तब वो कहा जाएगा 1500 1500 1500। ठीक है, अंशुल मौर्य जी बहुत स्वागत होगा भाई, इंतजार होगा आपका, आप जिस दिन सफल होकर के आएंगे हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन होगा। बड़ी खुशी की बात होती है, कल भी हमने प्रोग्राम किया एक लेखपाल का, उसमें ऐसा बच्चा भी हमने मतलब 4 भर्तियों का मुख्यतः प्रोग्राम था, एसएससी जीएल, लेखपाल, डीपीएचसीएम, ड्राइवर, एक का 4 में सिलेक्शन है। सोचो, आप जब मेहनत करते हैं आप एक जगह फोकस करेंगे तो अन्य जगह भी सिलेक्ट होंगे, लेकिन बात है कि आपने एफर्ट्स कितने डालें, कितनी मेहनत के साथ में आपने वो किया है, कितने डेडिकेशन के साथ किया। तो आर्य भाषा को 3 हिस्सों में बांटा साथी, जी हाँ। और जो आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, इससे 2 भाषाएं जन्मती हैं। एक तो आपका जन्मती है इससे वैदिक संस्कृत, क्या बोलोगे, सबसे पहले वेदों की रचना हुई, तो वह संस्कृत जो वेदों में प्रयोग हुई, वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत को ही हम साथी क्या बोलते हैं, वैदिकी और छांदस भी कहते हैं। वैदिकी और छांदस भी कहा जाता है, यानी छंदों की जिससे रचना हुई हो, वेदों में जो प्रयोग हुई हो, छांदस भी कहते हैं। वैदिकी और छांदस भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये वैदिक संस्कृत का जो पार्ट है आपका, ये है 2000 बीसी से लेकर के 800 बीसी। अब बड़ा विभेद है इसको, कुछ इसको 1000 लिखते हैं, कुछ 800 लिखते हैं। पिछले नोट्स में मैंने भी इसको सबसे शुरुआत में थोड़ा करेक्शन उसमें आप करेंगे, जिन साथियों के पास पुराने नोट्स हो तो वहां पर शायद 700 का वर्णन होगा, तो वो 700 800 से कोई फर्क नहीं होता। क्या बोलेंगे, 2000 बीसी से लेकर के 800 बीसी। और दूसरा पार्ट इसका प्राचीन को, वैदिक संस्कृत को हमने जब बिगाड़ा तो उसको कहा गया लौकिक संस्कृत, यानी लोगों ने जब संस्कृत का विकृत रूप प्रयोग शुरू कर दिया, अपने तरीके से कई परिवर्तन कर लिए, अक्षरों को अपने हिसाब से लिखने लगे, तो वह बन गई लोक, यानी जनता की संस्कृत बन गई। इसको हम 800 से लेकर के 500 बीसी में बांटते हैं। इस तरह से हमारे क्या, इसमें हमने दिए कितने वर्ष आपका, 2000 से 500, टोटल 1500 थे, तो यहाँ पर 1200 और 300 वर्ष, 1500 वर्ष। कुछ क्या करते हैं लेखक, इसको ही आधा आधा बांटते हैं। कुछ के अनुसार क्या है, वो कहते हैं नहीं, इसका जो वर्गीकरण होगा वह होगा आपका 2000 से लेकर के आपका कहाँ तक, लगभग 1100 1200 भी रखते हैं, कुछ पुस्तकों में आपको 1000 भी मिलेगा, लोगों ने अपने हिसाब से रख लिया। ठीक है, तो प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है साथी, वैदिक और लौकिक। फिर हम बात करते हैं आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को। वैदिक संस्कृत तो साथी समझ गए ना आप, सॉरी, वैदिक संस्कृत तो आप समझ गए ना, जिसका प्रयोग कहां पर हुआ, वेदों में हुआ, वेदों में। ठीक है, और यहां पर 2 आपका वर्णन आता है लेखकों का, लिखेंगे आप नाम एक बार। 2 लेखकों का वर्णन आता है, जिसमें एक तो है उदय नारायण जी, उदय नारायण, और उदय नारायण तिवारी जी हैं, और एक है आपके डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा। इनके अनुसार क्या है, ये कहते हैं कि वैदिक संस्कृत में जो स्वर हैं वो 13 हैं, स्वर 13 हैं, लेकिन जो हरदेव बहारी हैं, हरदेव बहारी भी आपका हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक हैं, उनके अनुसार कितने स्वर प्रयोग होते हैं, इसमें 14 स्वर प्रयोग होते हैं। क्या बोलेंगे आप, कहेंगे भैया हमारे तो कुल आपका हिंदी में 11 स्वर ही हैं, तो 3 स्वर ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम नहीं करते, और उनसे एक प्रश्न भी पूछा जाता है, अभी देखेंगे कौन कौन से 3 स्वर होते हैं। तो आप कहेंगे भैया 14, तो जो 13 मानते हैं वो मानते हैं री और लिरी को। एक तो री का आपने ये रूप देखा होगा, एक री का ये रूप भी है जो अब प्रयोग नहीं होता, एक लरी होता है और एक लरी होता है। ठीक है, अब प्रयोग नहीं होते हैं, तो संस्कृत में प्रयोग होते हैं, लेकिन तो वो मानते हैं दोनों 13, तो इन दोनों को 11 हिंदी के अलावा, और ये आपका कितने 14, तो ये तीनों को मानते हैं। लेकिन ये बात क्या है, वेदों की बात है और संस्कृत की बात है, तो इससे हमको क्या है, कुछ लेना देना ज्यादा है नहीं। लेकिन यूपीएसआई में एक क्वेश्चन पूछा गया, वो बात मैं आपको जरूर बताऊंगा साथी। मध्यकालीन भारतीय भाषा, इसके 3 पार्ट बनेंगे। मध्यकालीन, नीचे ही विभाजन करेंगे, नहीं तो फिर बीच में जगह कम बचेगी। ये दिख रहा है ना आप लोगों को लिखा हुआ साफ, नहीं दिख रहा हो तो फिर तो उतना ही लिखना पड़ेगा, देखना एक बार बताना साफ दिखेगा या नहीं दिखेगा। जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है
नीचे ही विभाजन कर लें, कोई दिक्कत थोड़ी है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। भाई आपका बोर्ड हैंग हो गया भानु, अब ठीक है। क्या बोलेंगे जी? उसके 3 विभाजन होते हैं। 3 विभाजन कौन कौन से हैं? एक तो पाली, ये बताना भाई, ये साफ दिख रहा है लिखा हुआ। दूसरा आपका प्राकृत, और तीसरा अपभ्रंश। सारे साथी बताएंगे, ये थोड़ा पतला किया है इसको, दिखेगा या नहीं? तो जो पाली भाषा है, आप जानते हैं कि भाई भारत में तो वैदिक धर्म था, सब लोग संस्कृत आदि का प्रयोग होता था। लेकिन महात्मा बुद्ध हुए, महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए वो भाषा को विकृत करके दिए, मतलब कि एक अन्य रूप उन्होंने पैदा किया। उस अन्य रूप को हम क्या बोलते हैं? पाली। उसको ताकत जब मिली, जब बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई, जैसे कि त्रिपिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, आप जानते होंगे, और अन्य घोष जैसे लेखकों ने बहुत सारी रचनाएं ऐसी हुई जो पाली भाषा में हुई। तो पाली को अपनी पहचान मिली और आपका ये भारत में प्रचलित हुई। तो वैदिक से हमने क्या, संस्कृत का थोड़ा रूप विकृत किया, फिर उसी से पाली और विकृत होकर जन्मी, जिसको हम कहते हैं ये 500 एडी से लेकर के, नहीं 500 एडी नहीं, बीसी से चलेगा ना, बीसी पर थे हम, 500 बीसी से लेकर के, 500 बीसी से लेकर के पहले सन तक का जो विभाजन है उसको पाली बोलते हैं हम। ठीक है। पाली के बाद में प्राकृत आती है, ये आपका 1 एडी से लेकर के ये 500 एडी, तो 1500 वर्षों को कुल हमने 500 में बांट दिया। और जो अपभ्रंश आती है वह आती है आपका 500 एडी से लेकर के, 500 एडी से लेकर के 1000 एडी। प्राचीन आर्य भाषा के हिस्से में यही आपका 1500 वर्ष थे, जिनको हमने 500 करके बांटा। अब मुझे बताइए, पाली पहले प्रयोग हुई है प्राकृत? तो बुद्ध ने अपने उपदेश पहले दे दिए महावीर स्वामी जी से। ठीक है। तो पहले प्रचलन में कौन आई? पाली आई। ठीक है। हालांकि महावीर जैन जो हुए उन्होंने तो अपने भाषण दिए अर्धमागधी में शुरुआती, उन्होंने तो बहुत बाद में प्राकृत को सपोर्ट किया। इसी वजह से पाली को क्या कहा गया? पाली को कहा गया आपका प्रथम प्राकृत, यानी प्राकृत से भी पहले प्रथम है, प्रथम प्राकृत बोलते हैं। और स्वयं प्राकृत को हम क्या कहते हैं? द्वितीय प्राकृत। स्वयं प्राकृत को साथी हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं द्वितीय प्राकृत। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं, भी कहते हैं। और अपभ्रंश को क्या कहते हैं? अपभ्रंश को हम बोलते हैं तृतीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत। और यूपीएसआई में यहां से क्वेश्चन पूछा गया तृतीय प्राकृत से कि तृतीय प्राकृत में स्वर कितने होते हैं। आप लोगों ने भी अगर अध्ययन किया हो प्रीवियस ईयर का, तो आप यहाँ पर एक प्रश्न पाएंगे। अपभ्रंश में क्या होगा आपका? अपभ्रंश को हम तृतीय प्राकृत कहते हैं, और इसमें 8 स्वर हैं, 8 स्वर। प्रश्न यही पूछा गया कि अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है। 3 लिंग होते हैं साथी इसमें, और 4 काल होते हैं। एक आज्ञार्थक काल को ये शामिल करते हैं। 3 लिंग वही जो संस्कृत में थे। संस्कृत भाषा में भी कितने लिंग हैं? प्रश्न ये भी पूछा जाता है, जो साथी नहीं जानते वो कहीं किनारे पे लिखिए। संस्कृत भाषा में लिंग 3 है। कौन कौन से 3? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लिख लीजिए कहीं किनारे पर। वैदिक संस्कृत में भी लिंग कितने हैं? 3 हैं। और एक बात और साथी लिखिए यहाँ पर कहीं अपने नोट्स पर किनारे पर। वैदिक संस्कृत की बात मैंने बताई कि उसमें कितने हैं? 3। वैदिक संस्कृत और अपभ्रंश में भी कितने? 3 लिंग हैं। ठीक है। लेकिन हिंदी भाषा में कितने हैं? हिंदी भाषा में तो 2 हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। द्वितीय प्राकृत की हम बात करते हैं, इसको हम साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं, क्योंकि जो प्राकृत के आपका लेखन हुए वो इसी में हुए ज्यादातर। साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं, साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। और हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक हैं साथी, हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक हैं जिनका नाम है आपका हेमचंद्र। हेमचंद्र लिखेंगे। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। आप साथी उम्मीद करूंगा, मैं आपको इतिहास में कई बार बता चुका, हिंदी में कई बार बता चुका, किसी को भी हम अगर पाणिनि कह रहे हैं तो इस बात का क्या अर्थ है? पाणिनि कहने का मतलब होता है आपका, जैसे पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी? अष्टाध्यायी। वो संस्कृत की प्रथम व्याकरण पुस्तक है। तो कोई भी व्यक्ति जिसने ग्रामर के लिए काम किया हो उसको हम पाणिनि कह के संबोधित करते हैं, व्याकरण। तो प्राकृत भाषा की जो व्याकरण लिखी वो हेमचंद्र ने लिखी, प्राकृत भाषा की। ठीक है, बहुत शानदार। कोई दिक्कत? भाई पढ़नी होगी, कैसे काम चलेगा विधायक जी? यूपी पुलिस में भैया मेरी हिंदी 30+, मैथ 17-18, रीजनिंग 48+ सही हो रहा है। अच्छा, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले में जी के जीएस एकदम पढ़ लो भाई। जब बाकी सबसे अच्छे स्कोर हैं, एकदम परफेक्ट स्कोर हो रहे हैं, तो जी के जीएस ही पढ़ लो इतने दिन, बाकी का टेस्ट लगाते रहो। और इस क्लास में मत पूछो ना भाई प्लीज, आपको समझ होनी चाहिए, आपको गाइड किया हुआ है सब लोगों ने, मैंने उसके लिए स्ट्रेटजी की वीडियो बना रखी है, वहाँ देखा करो उनको। ऐसा नहीं यहाँ पढ़ने आए तो यहाँ इस पर पढ़ो प्लीज। आगे प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। और प्रथम प्राकृत की अगर हम बात करते हैं आपका, तो कच्चायन के अनुसार इसमें स्वरों की संख्या कितनी है? कच्चायन कहते हैं कि पाली और प्राकृत इनमें 8 स्वर हैं। पाली और प्राकृत किसके अनुसार? कच्चायन के अनुसार। यहाँ पर भी आपका 3 लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। 3 वाच्य, अपभ्रंश में भी 3 ही वाच्य हैं, संस्कृत में भी 3 ही वाच्य हैं। ठीक है, 3 वाच्य, वचन 2 हैं यहाँ पर।
ठीक है। वचन कितने प्रयोग होते हैं? 2 होते हैं पाली भाषा। साथ ही मैंने प्राचीन आर्य भाषा को कितने हिस्से में बांट दिया? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। 2000 से आपका कहाँ तक? 800, 800 से 500, 500 के बाद में आपका 1 एडी, 1 से 500 एडी, और 500 एडी से लेकर के 1000 ईस्वी। एडी का मतलब जो साथी नहीं जानते वो लिख लो, ऑनर डोमिनी का मतलब होता है ईस्वी। इसको हमने बांटा साथी किसमें? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में। तो कैसे जा रही है यात्रा, समझ रहे हैं? वेदों की संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से कहां पर? प्रथम प्राकृत यानी कि पाली पर, फिर द्वितीय प्राकृत आपका यानी कि प्राकृत, और फिर अपभ्रंश पर गए। लेकिन भैया हिंदी पर तो हम अभी नहीं पहुंचे, हिंदी पर अब आएंगे, समय लगेगा थोड़ा सा हिंदी पहुंचने में। वापस पहुंचे भाई विभाजन पर। तीसरा विभाजन हमारा बचा हुआ था आधुनिक, ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में क्या कहेंगे आप? क्या काल है? 1000 एडी से लेकर के वर्तमान तक। तो इसमें कौन कौन सी चलती हैं? इसमें 3 विभाजन चलते हैं। पहला विभाजन है इसमें प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी जिसको हम बोलते हैं अवहट, अवहट यानी कि प्राचीन हिंदी। भाई हिंदी का जो आज वाला रूप है एकदम से थोड़ी आया, पहले प्राचीन था जो संस्कृत से जन्मी, ठीक है। फिर आई आपकी क्या? मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी आई, फिर मध्यकालीन हिंदी, और फिर आई आपकी आज जो हम हिंदी प्रयोग करते हैं जिसको हम कहते हैं आपका आधुनिक हिंदी। क्या बोलेंगे साथी? आधुनिक हिंदी, ठीक है। अब जो प्राचीन हिंदी है इसका काल माना जाता है 1000 से लेकर के आपका 1400 एडी तक, यानी 400 वर्षों का, कई जगह 1500 भी है। ये कभी प्रश्न इस तरह के बनते नहीं। कई 1400 से लेकर के आपका कहीं 1800, कहीं 1850 भी मिलेगा एडी तक। क्या है ये? एडी। और 1850 से अब तक 1800 1850 से अब तक जो हिंदी का रूप हमने बदला है उसको हम बोलते हैं आधुनिक हिंदी। क्या बोलोगे? आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी। अब अवहट्ट की यदि हम बात करते हैं, प्राचीन हिंदी हो गई साथी हमारा। मध्यकालीन से मतलब जब आपका भारत में जब फारसी भाषा आ गई। आप जानते हैं भारत में उत्तर क्षेत्र पर क्या रहा? आपका दिल्ली सल्तनत रहा। भाषा उनकी भी कौन सी रही? फारसी रही। मुगलों का शासन भारत में रहा तो भाषा क्या रही? फारसी रही। तो आप देखते होंगे हिंदी के कुछ जो शब्द है वो स्थानीय रूप से बदल जाते हैं। हर आपका 20, 25, 30 किलोमीटर, इवन हमारे तो गांव मिले हुए हैं। जैसे हमारा गांव है और हमारे गांव के बराबर में एक गांव है महिपा जागीर। एकदम से हमारी और उनकी गांव की बोली बोली अलग है, ठीक है। क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है कि हम किस परिवेश में रहते हैं। हमारी रिश्तेदारी हुई इधर बहुत सारी, उनकी रिश्तेदारी हुई उधर, उन पर प्रभाव उनकी रिश्तेदारियों का, आने जाने का, समुदाय का प्रभाव पड़ता है इस तरह से। तो आप कहेंगे भैया ये जो प्रभाव पड़ता है वो फारसी भी मिक्स हो गई होगी, हिंदी के बहुत सारे शब्दों पर प्रभाव आया होगा या नहीं? जी आया होगा, ठीक है। और आधुनिक हिंदी जो है, आधुनिक हिंदी में बहुत सारी भाषाएं जो जन्मी है, जैसे गुजराती है, बांग्ला है, मराठी है। गुजराती, बांग्ला, मराठी, मराठी, ठीक है। मराठी के अलावा हम बात करें असमिया है। ये सब आधुनिक हिंदी के साथ साथ ही जन्मी है, आधुनिक हिंदी के साथ साथ ही ये जन्मी है, अन्य रूप है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भाई आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना। ये छोड़िए कि जी ये भी करा देना, वो मैं अब वो अच्छे से देखूंगा। सर मैं पिछले नोट्स लेकर के बैठा हुआ हूँ, उन्हीं में ऐड ऑन कर रहा हूँ। बहुत ठीक है, एकदम से ठीक है। आपको यहाँ क्लास में प्रश्न नहीं करने हैं, मैं आपको फिर इग्नोर करूंगा, आप लिखेंगे, ऊर्जा अपनी खराब करेंगे। आपको बहुत ध्यान से बस पढ़ना है। भाई साहब अपनी कॉपी में देखिए हमने क्या पढ़ा, अपनी कॉपी में देखिए हमने क्या पढ़ा है अभी, अपनी कॉपी में देखिए क्या पढ़ा। आप कहेंगे भैया हमने पढ़ा हिंदी भारत की एक राजभाषा है। राजभाषा क्यों है, कैसे है, ये बात हमने कर ली। फिर मैंने बताया पूरी दुनिया में जो भाषाएं बोली जाती 3000 से ज्यादा, 3200, उनको हम साथी किस में बांटते? 13 भाषा परिवारों में। उन्हीं 13 भाषा परिवारों में से एक भाषा परिवार है भारूपीय भाषा परिवार, यानी भारत और यूरोपीय। तो भारत में जो हिंदी बोली जाती है वो भारूपीय परिवार का हिस्सा है। भारूपीय परिवार भारत में हमने मान लिया हिस्सा है, लेकिन भारत में हिंदी के अलावा अन्य भी बोली जाती है। तो भारत में भी 4 भाषा परिवार आते हैं। भारूपीय सबसे ज्यादा 73% पर, द्रविड़ मैंने आपको बताया 25% पर, फिर साथ ही मैंने ऑस्ट्रिक आपको बताया 1.3% पर, फिर चौथा मैंने आपको बताया, चौथा भाषा परिवार कौन सा बताया मैंने आपको? चीनी तिब्बती भाषा परिवार 0.7% पर। हमने ये डिजाइन आपका यहाँ पर हमने समझा कि जो हमारा भारूपीय परिवार के अतिरिक्त कौन कौन से भाषा परिवार भारत में है। अब जो साथी हमने हिंदी को जाना तो भारूपीय परिवार में आई। भारूपीय परिवार में भी हमने बताया कि भारत और यूरोपीय, तो यूरोप वाली भाषाओं को हमने अलग कर दिया केतुम वर्ग के द्वारा, चाहे जर्मनी की भाषा हो, चाहे इटालियन हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे रशियन हो, हमने इन सब लैंग्वेजेस को क्या कर लिया? अलग कर दिया। अब हमने बचा ली कि भारत के उपमहाद्वीप की, जिसमें कौन कौन सी साथी आप अपने नोट्स देखें, मैंने बताया ईरानी भाषा, आपका जो भारत ईरानी भाषा से संस्कृत का जन्म हुआ, और फिर साथ ही मैंने आपको बताया उसमें आर्मीनिया भाषा और अल्बानी भाषा। ये हमारे जो संस्कृत भाषा जिससे हिंदी का उदय हुआ है, उस संस्कृत के पीछे भी ये भाषा परिवार है। वर्ग कौन सा है? सतम वर्ग। फिर हम आए आपका संस्कृत पर, भारत ईरानी भाषा परिवार से। संस्कृत को हमने जाना कि संस्कृत को हम पढ़ते हैं आपका कि संस्कृत से 3 तरह के जन्म हुए हैं। एक आर्य भाषा यानी जो आर्यों का क्षेत्र था,
एक दर्द जिसमें मैंने बताया कश्मीर वाला क्षेत्र या पंजाब उत्तर भारत का कुछ क्षेत्र जिसमें हिंदी नहीं बोली जाती वह वाला क्षेत्र। एक साथ ही मैंने बताया उर्दू क्षेत्र। तो ना हमको उर्दू पढ़नी, ना आपको हमको आपका कश्मीरी पढ़नी, ना हमको पंजाबी पढ़नी। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आपका, भैया हिंदी का जन्म कैसे हुआ। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं साथी आपका प्राचीन, यानी कि जो हमने आर्य भाषा है। आर्य भाषा को हमने 3 तरीके से बांटा, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में। प्राचीन का समय आप मुझे बताएंगे, 2000 से लेकर के 500 1500 वर्षों का तीनों का समय दिया। वो 500 बीसी से 1000 एडी और वो 1000 एडी से वर्तमान। जो साथी प्राचीन आर्य भाषा थी उसको मैंने बताया कि 2 तरह की संस्कृत उसमें प्रयोग हुई, एक वेदों में और उसके बाद में लौकिक। लौकिक के बाद में साथी हम गए कहां पर, लौकिक संस्कृत के बाद में क्या जन्मी आपका, तो आप कहेंगे लौकिक के बाद में भैया जन्मी हमारा क्या क्रम पता होना चाहिए आपको, क्रम बहुत पूछा जाता है, क्या बोलोगे आप, कहेंगे भैया सबसे पहले जन्मी हमारी कौन सी, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद में साथी कौन सी जन्मी, लौकिक संस्कृत भैया जन्मी। लौकिक संस्कृत से साथी किसका जन्म हुआ, पाली का जन्म हुआ। पाली से साथी यात्रा कहां पर पहुंची, प्राकृत पर, क्योंकि महावीर जैन आए तो उन्होंने इस भाषा को प्रसिद्ध किया। और प्राकृत से हम पहुंचे कहां पर साथी, अपभ्रंश पर। अपभ्रंश से साथी हम पहुंचे कहां पर, अवहट्ट पर, यानी प्राचीन हिंदी पर। और तब आए हैं हम आपका मध्यकालीन हिंदी से होते हुए आधुनिक हिंदी पर। तो ये हिंदी की यात्रा है जिसको हम समझने का प्रयास कर रहे थे। हिंदी की इस यात्रा को हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि हिंदी किस तरह तक उसने अपनी यात्रा तय की है। आदि जन्मी कौन हुई, ये वैदिक क्या है, संस्कृत। इतनी बात में कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोलेंगे कोई भी किसी बात को लेकर के कोई परेशानी किसी को। सर मैंने दिव्य कीर्ति सर को सुना कि उर्दू लैंग्वेज यूपी मेरठ में है, बिल्कुल हो सकती है साथी, इसमें क्या दिक्कत है। मैंने आपसे एक बात कही, देखो किसी भी चीज का उदय हुआ, किसी भाषा को बोला गया तो किसी व्यक्ति के द्वारा बोला गया होगा, सीधी सी बात है, किसी ने सबसे पहले प्रयोग किया होगा। अब सबसे पहले जो प्रयोग हुआ उसको लेकर के संदेह क्या हो नहीं सकता। यात्राएं तो साथी इस देश में हमेशा से होती रही, क्या दक्षिण का व्यक्ति उत्तर नहीं आ सकता, उत्तर का व्यक्ति दक्षिण नहीं आ सकता, तो ये संदेह होते हैं। या मैं बात करूं ये सिर्फ एजम्पशंस हैं जिसमें एक आइडिया लगाया जाता है और वो ही लेखक लगाते हैं। नहीं तो अगर चीजें स्थायी होती तो सब सिद्ध करते हैं ना कि भैया ये 13 ही है। किसी संख्या को किसी विद्वान के अनुसार 14 माना गया। अब हिंदी में उपसर्गों को लेकर के कितनी लड़ाई है, हिंदी में बोलेंगे 10 उपसर्ग 12 उपसर्ग, मेरे पास खुद के पास मैसेज है, मैंने लिखा दिया हिंदी में 22 उपसर्ग है। बोले यार तुम 22 उपसर्ग बता रहे, तुमको कुछ पता है नहीं, कहाँ होते हैं 22 उपसर्ग। तो तब तक क्या था कि उपसर्गों की संख्या से प्रश्न में पूछा नहीं गया कहीं। बड़े कमाल की बात हुई, पिछले वर्ष ही पेपर हुआ जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम आपका एसीईओ का, उसमें उपसर्गों की संख्या पूछ ली गई, 10वीं विकल्प में, 12वीं विकल्प में और 22वीं, और सही उत्तर 22 माना। अब मेरे पास हो गया, मैंने कहा भाई उत्तर प्रदेश के किसी आयोग ने पूछा है, तो कल आपका अगर 10 मानेगा तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि देखिए इस परीक्षा में 22 पूछा हुआ है। आज तक आपके पास भी नहीं था, मेरे पास भी हो गया। नहीं है तो मैं फिर अपनी बात को भी सिद्ध नहीं कर सकता, फिर तो हम प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं किसी भी एक बात पर, समझे, ऐसे होता है। तो बहुत सारी चीजें क्या है कि वो आइडिया से चलती है, एक अंदाजा लगाया किसी ने, उस अंदाजे को लेकर के हम चलते हैं। भाई कोई रिसर्चर हो अगर उसी क्षेत्र में, मान के चलो जो भाषा विज्ञान के लिए या हिंदी भाषा की बारे में गूढ़ जानकारी के लिए आपका अध्ययन कर रहा है, उन्हीं ग्रंथों का, अध्यापक नहीं, हम जैसे अध्यापक नहीं, कोई भी नहीं हो सकता। हम जैसे अध्यापक अगर बात करें कि हम हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं तो हम गलती कर रहे हैं। हम तुच्छ मात्र जानते हैं, बहुत थोड़ा सा जानते हैं। बात है जो शब्दकोश पर काम कर रहे हैं, वो लेखक हरदेव बहारी जैसे महान लेखक, कंकण लिखने वाले, देवनागरी लिपि विकसित करने वाले, उस पर शोध करने वाले, तो उनके अंदर भी विभेद होता है। तो उस विभेद को हमारा काम है आपके पास प्रोसीड करने का, किसी भी अन्य अध्यापक का भी वही काम है। तो कोई किसी के मतों को, किसी के विचारों को आगे भेज देता है, कोई किसी के, ये होता है बस, बाकी कुछ नहीं। तो ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। मिलते हैं कल, बस साथी जितना पढ़ें उसको रिवाइज करके आए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। और साथ ही हम लोग कल शुरू कर चुके थे हिंदी साहित्य को, जिसकी क्लास 1 हम पढ़ चुके हैं। एक बार प्लीज थम्स अप करके मुझे बताएंगे कि आपको पिछली चीजें, जो साथी पहले से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मेरे द्वारा हिंदी साहित्य को पहले पढ़ा हुआ है, प्लीज आप अपने पिछले नोट्स को खोलकर बैठिए। और जब मैं जिन चीज़ों को बोल रहा हूँ तो उनको बहुत ध्यान से एक बार उधर देखना है और एक बार मेरी बात को सुनने के बाद देखना है, ठीक है। दूसरा, जो साथी नए हैं और हिंदी साहित्य को पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको साथी हर रोज रिवीजन करके आना होगा। ये मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है कि तभी आप हिंदी साहित्य पर एक पकड़ बना पाएं, ठीक है। तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और कल मैंने आपको बताया था साथी कि कैसे हम लोगों ने बात की थी कि वैदिक संस्कृत से हम लोगों ने किसका, वैदिक संस्कृत से जन्मी है भाई साहब आपका हिंदी। ये हमने क्रम जाना था सारा, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, आपका अपभ्रंश से अपभट्ट होते हुए अभट्ट के बाद में फिर हिंदी का जन्म हुआ। ये हम जान चुके थे। आज हम बात करते हैं आपका अपभ्रंश से हिंदी की यात्रा या अपभ्रंश,
हिंदी की यात्रा कैसे तय हुई? याद है ना, अपभ्रंश। अपभ्रंश मुझे बताइए जरा साथी, कौन सी, मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ। हमने, आप बताइए कि जब मैंने आपसे बात की मध्यकालीन आर्य भाषा की, आप कल के नोट्स देख सकते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा में जो तीसरा वर्गीकरण था, वो साथी किसका था? तीसरा वर्गीकरण वो था जी हमारा किसका? अपभ्रंश का, जिसमें मैंने आपको 8 स्वर बताए और यूपीएसआई में पूछा गया अपभ्रंश भाषा में कितने स्वर होते हैं। तो ये अपभ्रंश की जब साथी हम बात करते हैं आप लोगों से, अपभ्रंश कितने होते हैं? अपभ्रंश प्रमुख रूप से आपका पहला होता है सौरसैनी अपभ्रंश। नोट्स बनाएंगे फिर मैं बताऊंगा आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। सौरसैनी अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश। सौरसैनी अपभ्रंश के बाद में आता है आपका अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी, जिसमें आपका महावीर स्वामी ने अपने शुरुआती उपदेश दिए थे, अर्धमागधी। ठीक है। और अर्धमागधी के बाद में साथी आपका आता है मागधी, मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश तीसरा वर्गीकरण है इसका। चौथा साथी आपका आता है पैसाची, पैसाची जिसको हम टक बोलते हैं, पैसाची अर्थात टक अपभ्रंश। और आपका टक के बाद में आपका पांचवा अपभ्रंश आता है साथी, कौन सा? पांचवा आता है ब्राचड़, ब्राचड़ अपभ्रंश। और छठवा पुराने साथी बताएंगे कौन सा अपभ्रंश होगा। छठा होता है जिससे आपका मराठी भाषा जन्मी है, यानी कि हम अगर बात करें आपका महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। आप ऊपर चले भाई, अपभ्रंश। ठीक है। तो हमने एक बात देखी थी, अपभ्रंश से होकर के हिंदी की यात्रा निकली थी। मध्यकालीन आर्य भाषा में पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत के बाद में फिर अपभ्रंश आए जिन्होंने हिंदी भाषा को जन्म दिया। और उन अपभ्रंश के नाम कौन कौन से हैं साथी? सौरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, फिर आपका मागधी अपभ्रंश, फिर हम देखेंगे आपका ब्राचड़ जिसको हम टक, सॉरी पैसाची अर्थात जिसको हम टक कहते हैं, फिर हमारा ब्राचड़ अपभ्रंश आता है, और फिर साथी हमारा आता है महाराष्ट्री। ओके, यहाँ देखेंगे। तो सौरसैनी अपभ्रंश की यदि हम बात करते हैं, इससे कौन सी भाषा निकली है? सौरसैनी से आपका, जैसे उत्तर भारत की जो भाषाएं हैं, उत्तर भारत में हम बात करें जैसे मुख्यतः राजस्थानी भाषा, परसेंट के लिए याद रखना, ना भी नोट्स बनाए इसके तो कोई दिक्कत नहीं। गुजराती भाषा हो गई, गुजराती, क्या बोलेंगे? गुजराती। ठीक है। तो ये जो भाषाएं हैं साथी, ये भाषाएं अगर मैं बात करूं आपसे, ये किसके अंतर्गत आती हैं? इनको हम रखेंगे आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अब आप नोट्स बना सकते, कौन सी हिंदी के अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी। तो मैं आपसे बोलूं पश्चिमी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है, किससे पैदा हुई है? यानी कि आपका जो गुजराती भाषा है, पहाड़ी की बात हम कर सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र की भाषा, राजस्थानी भाषा की हम बात कर सकते हैं साथी। ये कहां से जन्मी है? आपका सौरसैनी अपभ्रंश से। अर्धमागधी अपभ्रंश की यदि हम बात करते हैं, इससे पूर्वी हिंदी। और पूर्वी और पश्चिमी हिंदी को आप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मान के रखिए, क्योंकि परीक्षा में आपको सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ दोनों से मिलेंगे। पूछेगा पश्चिमी हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसैनी से। और अर्धमागधी से किसका? पूर्वी हिंदी का। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है? आपका अवधी। मुझे बताइए साथी, अवधी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? अवधी हो गई। बघेली हम कह सकते हैं, जो मध्य प्रदेश के सतना जिले में, रीवा जिले में बोली जाती है। और आपका छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी। ठीक है। मागधी, मगध का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? आपका उत्तर प्रदेश, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार था, तो उसी से जन्म हुआ आपका मागधी का। और मागधी से जन्म हुआ साथी किसका? बिहारी का। बिहारी, बिहारी हिंदी। और बिहारी में कौन कौन सी आएंगी आपका? एक तो भोजपुरी, सारे साथी जानते होंगे। भोजपुरी का प्रभाव कहाँ पर है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में, इवन आपका छत्तीसगढ़ तक, मध्य प्रदेश तक प्रहार है। मगही, मगही कहाँ की है? बिहार की है। मैथिली किस क्षेत्र में? बिहार क्षेत्र में, बिहार क्षेत्र में। पैसाची अपभ्रंश से जो जन्म हुआ है साथी, वो हुआ है आपका किसका? पंजाबी भाषा का। पंजाबी भाषा की लिपि जानते हैं ना? बताएं कौन सी लिपि होती है? ब्राचड़, ब्राचड़ से जन्म हुआ है सिंधी का, सिंधी भाषा का। और साथ ही महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से किसका? मराठी भाषा का, मराठी भाषा का जन्म हुआ है। देखिए एक बार मेरी बात को इमेजिन करिए इसको। मैंने आपको बताया अपभ्रंशों के विकृत रूप, अपभ्रंश से जन्म हुआ किसका? हिंदी का। और पहला अपभ्रंश कौन सा है? हमारा पश्चिमी हिंदी। यानी पश्चिमी हिंदी जो है हमारा, वह किस अपभ्रंश का हिस्सा है? सौरसैनी अपभ्रंश का। पश्चिमी से मतलब आपका राजस्थान, गुजरात और आपका हिमाचल वाला क्षेत्र हो गया। वहीं पर उसका पड़ोसी पैसाची कहां से? पंजाब से। पैसे पैसाची, पैसे पंजाबी। आधे मागधी, अर्ध मागधी, आधे मगध, यानी मगध के आधे, आधे का मतलब बीच, बीच भाग में। तो अवध यानी अयोध्या वाला क्षेत्र हो गया आपका। जैसे आपका अगर बात करूं बघेली, ये एमपी आपका मध्य प्रदेश में बोली जाती है, लेकिन प्रयागराज में भी इसका प्रभाव है।
ठीक है, उत्तर प्रदेश में। छत्तीसगढ़ी हो गई। मागधी से क्या बिहारी भाषा है? कोई दिक्कत इस बात में? बहुत सारे साथियों ने लिखा जी पंजाबी की अपनी लिपि गुरुमुखी है। बहुत शानदार, वेरी गुड। इस बात का अगर तुमको ज्ञान है तो अच्छी बात है। हर भाषा का लिखने का एक तरीका होता है साथी, और उसकी अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। क्या बोलोगे? देवनागरी लिपि। इसी प्रकार से पंजाबी की गुरुमुखी है। उर्दू की कौन सी होती है? आपका अरबी फारसी में लिखी जाती है। अंग्रेजी को रोमन में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात मैं बताई साथी, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? तो यहाँ से बनने वाला प्रश्न आपका साहित्य का पहला प्रश्न होगा, जो आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। वो किसी से भी पूछा जा सकता है, पूछ लेगा बघेली किस हिंदी का भाग है? बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, या फिर आपका सिंधी का? तो आप कहेंगे पूर्वी हिंदी। लेकिन पूछ ले बघेली किस अपभ्रंश का हिस्सा है, तो क्या बोलेंगे? अर्धमागधी। साथी कभी गलती ना करें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे जी अगली बात को अपनी को। अब आता है हिंदी भाषा में जो ये आपके सामने लिखी हुई है, इसी से बोली भी हम कहते हैं। बोली क्या बोलेंगे? हम लिख सकते हैं सारे अपभ्रंश को ही क्रम से। जैसे आपका हमने पढ़ा पश्चिमी हिंदी, यहाँ पर एक शब्द आया था पश्चिमी हिंदी, इसको समझते हैं। तौरसैनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी। अब आपको बताना है मुझे कि ये किस अपभ्रंश में आता है, पश्चिमी हिंदी। तो यहाँ पर मित्र हमको एक बात समझनी होगी। पश्चिमी हिंदी क्या बोलेंगे? इसमें कौन कौन सी आएंगी आपका? पश्चिमी हिंदी किसको बोलते हैं हम? खड़ी बोली को, खड़ी बोली। और आपका ब्रज भाषा। सोचना ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती होगी, सोचने का प्रयास करना। ब्रज भाषा, बांगरू, 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 और बांगरू के बाद में साथी आपका बुंदेली, बुंदेली, और साथी आपका कन्नौजी। अच्छा ये बताइए लगभग किस प्रदेश की ओर इशारा कर रही है? किस प्रदेश की तरफ ये इशारा करती है? पश्चिमी हिंदी की अगर हमने बात की, सौरसैनी अपभ्रंश, तो पश्चिमी हिंदी में मैं जो ये लिख रहा हूं, हिंदी तो भैया मुझे समझ में आता है कि भाषा है। ये क्या लिख दिया मैंने? ये 5 मैंने लिखी हैं साथी बोली। अगर मैं बात करूं हिंदुस्तान की बोलियों को जो वर्गीकृत किया जाता है, तो 18 बोलियों में वर्गीकृत किया जाता है। कितनी बोली? आपसे कुल बोली की संख्या पूछेगा तो क्या कहेंगे? 18। बोले सारे साथी, कुल बोली कितनी कहेंगे? 18। 18 बोलियों को हम वर्गीकृत कर रहे हैं, जिसमें से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो आप कहेंगे भैया खड़ी बोली। खड़ी बोली कहां पर बोली जाती है? खड़ी बोली। अगर मैं खड़ी बोली की बात करूं तो आप कहेंगे खड़ी बोली का मतलब होता है भैया, इसी को हम क्या बोलते हैं? हिंदुस्तानी बोली। हिंदुस्तानी बोली। कौरवों के समय से प्रचलित कौरवी इसको हम कहते हैं। कौरवी, कौरवी। आप लोग क्षेत्र बताने का प्रयास करेंगे कि कहां पर बोली जाती होगी खड़ी बोली। हिंदुस्तानी होगी, कौरवी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे? सर हिंदी। सर हिंदी, सर हिंदी भी कहते हैं। सर हिंदी भी कहते हैं। और इसका जो क्षेत्र होगा साथी वो होगा आपका एनसीआर। एनसीआर समझते होंगे, जो हमारी राजधानी है दिल्ली साथी। क्या बोलेंगे? जो हमारी राजधानी है साथी दिल्ली, आप क्या बोलोगे? जो दिल्ली के पास वाला क्षेत्र है उसको बोलते हैं एनसीआर, जिसमें राजस्थान के कुछ जिले, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कुछ जिले शामिल हैं। नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो जैसे हम बात करें आपका इधर मेरठ, जो साथी होंगे हमारे वेस्ट यूपी से, बिजनौर। अगर हम बात करें आपसे गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। ऐसे ही फिर हरियाणा की बात करें हम, पानीपत, सोनीपत। यहाँ इस क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीआर, उसके आसपास के और भी क्षेत्र में, वेस्ट यूपी हम बिल्कुल जाएंगे तो एकदम खड़ी बोली मिलेगी। तो क्या बोलेंगे? इसको हम कह सकते हैं आपका कि ये आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। ब्रजभाषा साथी बताइए, जिसको हम अंतर्वेदी के नाम से जानते हैं, इसका क्षेत्र क्या होगा? इसको याद रख लेना। इसको साथी अंतर्वेदी भी कहते हैं। इस बोली को अंतर्वेदी भी कहते हैं। अंतर्वेदी भी कहते हैं। और साथी क्षेत्र क्या होगा इसका? उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग? मथुरा, एटा और उसके आसपास के जिले। मथुरा, एटा, अलीगढ़ बोल सकते हैं। बांगरू की अगर हम बात करते हैं साथी, बांगरू कहां पर बोली जाएगी? ये हरियाणा वाले क्षेत्र में। इसी को हम बोलते हैं हरियाणवी। बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं। हरियाणवी भी कहते हैं। और क्षेत्र कौन सा होगा? हरियाणा। हरियाणा की साथी बात करें आपसे, कौन सा क्षेत्र हरियाणा का? कौन सा क्षेत्र होगा? तो हम कहेंगे रोहतक। रोहतक आपका, रोहतक के साथ में साथी और कौन हो सकता है? आपका हिसार। ठीक है, सोनीपत से आगे, यानी अब चंडीगढ़ की तरफ चलेंगे। ठीक है, सोनीपत ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे की तरफ जींद लिख सकते हैं, जींद क्षेत्र। जींद क्षेत्र हो सकता है आपका, जींद। बुंदेली की अगर हम बात करें तो नाम से ही पता चलता है, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड क्षेत्र में, क्षेत्र तो लिख दें भैया, कौन कौन सा क्षेत्र हो जाएगा इसका? बोले झांसी के आसपास के जिले। झांसी के आसपास के जिले, आसपास के जिले। हमीरपुर हो सकता है, जालौन हो सकता है। ठीक है,
और कन्नौजी कहाँ पर बोली जाएगी भैया? कन्नौज में बोली जाएगी, कान्याकुब्ज में, जिसका पुराना नाम क्या था कन्नौज का? कान्याकुब्ज, कन्नौज उत्तर प्रदेश। तो ये तो हम समझे कि पश्चिमी हिंदी में ये बोली आती हैं जिनका ये क्षेत्र है, तो बात ठीक है। लेकिन भैया बोली से मतलब क्या है? देखो भाई, भाषा का व्यापक क्षेत्र होता है। जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में मैं कहूं तो लगभग कौन सी भाषा बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में आप क्या कहेंगे साथी? आप कहेंगे मुख्यतः हिंदी। तो भाषा का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक, विस्तृत, बड़ा होता है। बोली का जो क्षेत्र होता है वह क्या होता है? भाषा के मुकाबले छोटा होता है। भाषा के मुकाबले क्या होगा आपका? छोटा होगा। जैसे हम एक शब्द आप इतिहास में पढ़ते होंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी भाषा। अब देसी भाषा से मतलब होता है हमारे यहाँ की बोलियां। अन्य अन्य बोलियों में, अन्य अन्य भाषाओं में अखबार छपे, तो क्या बोलेंगे? भाषा का क्षेत्र जो है वह तो बड़ा है, विस्तृत है, और बोली का जो क्षेत्र है साथी वह क्या होता है? सीमित होता है, छोटा होता है। सर ये बोल के दिखाओ सारी। भैया मैं कैसे बोल सकता हूँ सारी? हम आप अपने यहाँ का बोल सकते हैं, सिर्फ हम अपने यहाँ का बोल सकते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोली कहते हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत संख्या बताएंगे सारे साथी कि कितनी बोली आती हैं। कह रहे जी बोल के दिखाओ ये सारी। भाई साहब मैं नहीं बोल पाऊंगा। खड़ी बोली को हम बोल सकते हैं, एकदम से खड़ी, टक्कर लगे जिससे, बोलेंगे। वेरी गुड, ठीक है आकाश प्रजापति जी, इनकी इसकी जो क्वेरी है इनकी, इसका फोटो ले लो, जरूर सॉल्व करेंगे भाई, याद दिला देना, मेरे नंबर पर भेज ना। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के बाद में बात करते हैं साथी आपका पूर्वी हिंदी। मुझे बताइए पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश में थी? सारे साथियों का उत्तर आना चाहिए। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश में थी? आप कहेंगे भैया पूर्वी जो हिंदी है उसका अपभ्रंश था कौन सा? अर्धमागधी। इसमें साथी तीन बोली आती है हमारा, एक तो अवधि, अवधि, अवधि यानी कि आपका अयोध्या क्षेत्र और अयोध्या के आसपास के जिले, अयोध्या के आसपास के जिले, ठीक है, अवधि हो गया। बघेली, बघेली अभी मैंने बोला मध्य प्रदेश, यूपी तक भी प्रभाव है। मध्य प्रदेश का सतना जिला है, रीवा डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, होशंगाबाद है, होशंगाबाद इसके लिए जाने जाते हैं आपका बघेली के लिए, बघेली। और तीसरी बोली साथी इसमें आती है आपका छत्तीसगढ़ी, जो कहां पर बोली जाएगी? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। तो पूर्वी हिंदी किसका हो गया? अर्धमागधी अपभ्रंश का। ऐसे ही मैंने एक बोला राजस्थानी, राजस्थानी साथी किसके अंतर्गत हमने बात की थी? सौरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत भैया हमने बात की थी, राजस्थानी की, पश्चिमी हिंदी की, गुजराती की। तो राजस्थानी में जो बोली आती है उसमें एक तो जयपुरी आती है, जयपुरी, जयपुर क्षेत्र में बोली जाएगी। एक मेवाती जो हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है। एक है मालवी जिसका मध्य प्रदेश तक प्रभाव है, और एक है आपका मारवाड़ी, मारवाड़ी, मारवाड़ी मीन्स जोधपुर बीकानेर, जोधपुर बीकानेर, ठीक है। मालवी कहां पर है? राजस्थान से लेकर, राजस्थान से लेकर साथी मध्य प्रदेश तक इसका प्रभाव है, मध्य प्रदेश तक। मेवात क्षेत्र बात करते हैं साथी आपका हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर, राजस्थान की सीमा पर ये इसका क्षेत्र है। जयपुरी आप जानते ही हैं, जयपुर क्षेत्र में, जयपुर के आसपास के जिले, जयपुर और जयपुर के आसपास से मतलब वहां पर तो है ही, उसके साथ ही जो नेबर डिस्ट्रिक्ट हैं, जो पड़ोसी हैं। राजस्थानी में कितनी हुई साथी आपका बोले? राजस्थानी में हम कहेंगे भैया 4 हुई। तो अब तक बोली कितने पढ़ ली हमने? पश्चिमी हिंदी में कितनी? 5 बोली, पूर्वी हिंदी में 3 बोली, और साथ ही राजस्थानी में कितनी बोली? 4 बोली। फिर आते हैं हम पहाड़ी। मुझे बताइए पहाड़ी को हमने किस में रखा था आपका? तो आप कहेंगे पहाड़ी भैया हमने रखा था आपका सौरसैनी अपभ्रंश में। इसमें भी साथी कितनी आती हैं? 3 आती हैं। कौन कौन सी? गढ़वाली, दून क्षेत्र में बोली जाती है। गढ़वाली कहां पर? दून क्षेत्र, दून क्षेत्र कौन सा आपका? उत्तराखंड का, उत्तराखंड। कुमाऊनी, नैनीताल, अल्मोड़ा जिले में। कुमाऊनी कहां पर बोली जाती है? नैनीताल, नैनीताल और अल्मोड़ा, नैनीताल और आपका अल्मोड़ा जिला, उत्तराखंड। एक होती है साथी आपकी पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी क्या है? एक बोली है, और ये कहां पर बोली जाती है? कुल्लू मनाली क्षेत्र में। क्या बोलोगे? कुल्लू मनाली क्षेत्र जो है आपका,
बड़ा प्रसिद्ध है। कुल्लू और मनाली, यहाँ पर क्या बोली जाती है? पहाड़ी बोली जाती है। तो ये तीन क्या है? बोली है, ये उनका क्षेत्र हो गया। पहाड़ी के बाद में साथी आता है हमारा बिहारी। बिहारी को मैंने किस अपभ्रंश में आपको बताया था साथी? तो आप कहेंगे बिहारी को हमने भैया जाना था आपका मागधी अपभ्रंश में। कौन सा अपभ्रंश था? मागधी। इसमें कौन कौन सी आती हैं तीन आपका? एक तो मगही। मगही, मगही बोली कहाँ पर बोली जाती है? पटना के आसपास के जिले, पटना के आसपास, यानी पटना में और पटना के आसपास के जिलों में भी। मगही के बाद में भोजपुरी। भोजपुरी का बड़ा क्षेत्र है। भोजपुरी की अगर हम बात करें, आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर से लेकर के जौनपुर, मिर्जापुर, हम मिर्जापुर का कंट्रोल लेने आए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी बिहार, ये मुख्यतः क्षेत्र है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी बिहार भोजपुरी का, ठीक है। मैथिली, मैथिली किसका हिस्सा है साथी? बिहारी का, मागधी का। तो कहां पर? मुंगेर के आसपास के जिले, मुंगेर के आसपास इसको बोला जाता है। किसके पास? मुंगेर के आसपास। तो एक बार गिनती करिए आप। सर शेड्यूल में 8 PM शो हो रही थी क्लास। भाई 8 PM आज तक हुई है क्या? गलत शेड्यूल कर दी होगी, रियली सॉरी। उनकी तरफ से हम सॉरी बोलते हैं, कोई दिक्कत। तो हमने बात करी 18 बोलियों की। आप देखोगे कई लेखक कई बोलियों को अन्य अन्य नाम से जानते हैं, ठीक है। उनके बारे में हम जिक्र करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आता रहेगा जिक्र सबका। यहां पर एक बात समझो, बिहारी में कितनी हो गई आपका? 3। क्या बोलोगे? बिहारी में मगही, भोजपुरी और मैथिली। किस अपभ्रंश का साथी हिस्सा थी मुझे बताएं? मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश का, यानी मागधी किस अपभ्रंश से जन्म हुआ? मागधी अपभ्रंश से। पहाड़ी में साथी कितनी बोली हुई आपका? 3। और पहाड़ी किससे जन्मी है? पहाड़ी साथी किससे जन्मी है? इसमें क्या होगी? 3 बोली होगी। पहाड़ी आप कहेंगे भैया ये भी आपका सौरसैनी अपभ्रंश से जन्मी है। सौरसैनी अपभ्रंश से 3 हो गई आपका। कौन सी 3 हुई? गढ़वाली, कुमायूनी और पश्चिमी पहाड़ी। राजस्थानी साथी किसमें हमने पढ़ा था? सौरसैनी अपभ्रंश में ही। कितने हुए? 4 हुए। कौन कौन से? जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। ये कह रहा है कि जहां मुंगेर, जहां पर तमंचा मिलता है और नहीं मिलता कहीं। अपने कानपुर की गन फैक्ट्री भूल रहे हो? आएंगे भाई, कट्टे तमंचे की बात नहीं करनी है। कट्टे तमंचे वाले तुमको पकड़ने हैं, धारा 25 का प्रयोग करके उनको फिर अंदर पहुंचाना है। अब तो चेंज हो जाएगी। पर पूर्वी हिंदी क्या बोलोगे? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसमें कितनी? 3। पूर्वी हिंदी भी किसमें? सौरसैनी अपभ्रंश में। और साथ ही आपका पश्चिमी हिंदी में कितनी? सबसे ज्यादा पूछी जाती है। बांगरू किसका भाग है? बांगरू बोली किसके अंतर्गत आती है? तो लिख देगा पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। ये कितने नाम आए? एक पश्चिमी हिंदी, एक पूर्वी हिंदी, एक आपका साथी पहाड़ी, ठीक है, एक राजस्थानी और एक आपका बिहारी। तो ये कुल जो 5 हमने लिखे, जिनके अंतर्गत 8 बोलियां हमने लिखी साथी, तो इन 5 को क्या कहेंगे? कौन बताए? ये कहां से आ गया भाई? भोजपुरी का ओ है ये कैसे उठ गया? क्या बोलेंगे जी? तो कहने का मतलब है, अब हम एक नोट बना के लिखेंगे, लिखना साथी। 18 बोलियों को, 18 बोलियों को, बोलियों को 5 उपभाषा समूह के अंतर्गत रखा जाता है। 5 उपभाषा समूह। अब समझिए, राजस्थानी पश्चिमी हिंदी क्या है? ये उपभाषा। भाषा तो हिंदी है, भाषा तो हिंदी है। तो क्या बोलेंगे आपका? 18 बोलियों को 5 उपभाषा समूह में रखा जाता है, रखा जाता है। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो बताएंगे एक बार। सारे साथी एक बार बोलेंगे। भोजपुरी में नवीन भैया का हाल बा ठीक बा ना? बहुत शानदार, बहुत गजब, ये सही है। आगे बोलेंगे भैया। किसी का कोई क्वेश्चन हो? एक दोस्त का बहुत अच्छा प्रश्न आया है, आप भी सुनेंगे। उन्होंने कहा है कि जो पहाड़ी जो है उसको तो खस अपभ्रंश में रखा जाता है। खस अपभ्रंश की अगर हम साथ बात करते हैं तो वह किशोरी प्रसाद वाजपेयी जी ने जब अपने व्याकरण के बाद में हिंदी साहित्य लिखने का प्रयास किया तो उनके अनुसार पैदा हुआ। दरअसल में उनकी बात को लोगों ने नकार दिया गया क्योंकि वह एक अच्छे वैयाकरण थे लेकिन अच्छे साहित्यकार नहीं थे। व्याकरण उनकी अच्छी थी, साहित्य उनकी अच्छी नहीं थी। तो बहुत लोग उस मत में नहीं है, लेकिन कई पुस्तकों में फिर भी आपको लिखा मिलेगा खस अपभ्रंश। लेकिन हम उसको क्या बोला मैंने कि हम उसको रखेंगे आपका, मैंने आपसे कहा कि पहाड़ी अपभ्रंश के अंतर्गत रखा जाता है। पहाड़ी किसके अंदर रख दी हमने? सौरसैनी। तो अगर सौरसैनी विकल्प नहीं आया तो मेरे साथी का बहुत अच्छा प्रश्न है कि एग्जामिनर सिर्फ एक ही बात को करे तो आपको याद रख लेना कि खस अपभ्रंश जैसे भी कुछ वर्णन किए गए हैं लेकिन हमने उसका नाम भी नहीं लिया है, ठीक है। तब आप इस बात को अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं, लेकिन तब जब सौरसैनी जैसा कोई जिक्र नहीं हुआ हो। मैथिली में सर क्या हाल छे बाबू?
चलो कोई नहीं, आगे आएंगे, कोई दिक्कत। सर एक ढूंढाड़ी नाम भी तो आता है साथ ही। ढूंढाड़ी जो बोली होती है वह बड़ी मतलब सीमित है आपका राजस्थान में। तो जयपुरी जो है आपका, जिसको हम जयपुरी कहते हैं, तो जयपुर के आसपास के क्षेत्र में ही ढूंढाड़ी देखने को मिलती है। इस बात को भी आप अपने कॉपी पे कहीं मार्क करके लिख सकते हैं कि ढूंढाड़ी बोली कहाँ पर आपका, ढूंढाड़ी। ये देखिए ढूं हूं ढाणी कहाँ पर आपका, तो आप कहेंगे भैया वह है हमारा कहाँ पर बोली जाती है। आपका उत्तर होना चाहिए जयपुर के आसपास के क्षेत्र में, जहां पर हमने जयपुरी को लिखा। सर ब्रज बरेली में भी, हाँ जी बोली जाएगी, क्यों नहीं बोली जाएगी, बिल्कुल बोली जाएगी। आगे आइए। कोई दिक्कत कोई परेशानी। सचिन जी क्लास पर ध्यान लगाएंगे सर, मुझे आपसे बात, इस तरह की बातें कोई नहीं करेगा, प्लीज प्लीज। आगे। सर खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि के बारे में बता दो, अभी बात करेंगे लिपि के साथ ही। गुस्सा मत, गुस्सा क्यों करूंगा भाई मैं, अभी हम बात करेंगे लिपियों की, अभी हम बात करेंगे। तो बात को समझे कि भाषा का, अब हमने बोला कि हम पढ़ रहे थे अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब क्या हुआ, अपभ्रंश का मतलब हुआ साथी कि हमारे कहने का मतलब है कि किसी एक चीज का रूप बिगड़ा। हिंदी थी, हिंदी के बाद में कौन कौन सी, हिंदी के बाद की पहले, तो आप कहेंगे आदि जननी जो संस्कृत है, उससे हिंदी के बहुत सारे शब्द पैदा हुए और वो पैदा होने की तरफ अग्रसर थे, लेकिन बीच में एक रोकथाम लगी पाली प्राकृत की वजह से। लेकिन पाली प्राकृत का जब बहुत पतन हुआ, बहुत कम हुई वह भाषाएं भारत में प्रयोग की दृष्टि से, तो पुनः जब हिंदी भाषा अपने जन्म की ओर जागी, उसी को हम बोलते हैं अपभ्रंश। यानी कि आप उसको कह सकते हैं एक पुनर्जीवन मिलना हिंदी को। ठीक है, आगे आगे, कोई परेशानी। यहां तक की बात में किसी भी साथी को कोई दिक्कत, भाई प्लीज जो मैं लिख रहा हूं उस पर बहुत ध्यान से उसको पढ़ना है। ऐसे नहीं कि जी किसी गुरुजी ने ये लिखवा दिया है, किसी किताब में ये लिखा हुआ है, वो काम मेरा है। एक बैलेंस बना के, एक बैलेंस बना के आपको ठीक करना है उसको। ठीक है सर, जब आप बोलते थे बहुत शानदार, पिछले साहित्य में सर, हाँ 22 वहां पर गलती की थी मैंने साथी, वहां पर मैंने गलती की थी, उसको मैंने कई बार बोला है। एक तो वहां उसमें गलती थी और एक रचना में गलती है, वहां पर पूरे साहित्य में 2 जगह उसमें गलतियां हैं, वो मैंने बताया था। सर साहित्य को ट्रिक से याद नहीं कर सकते, नहीं भाई साहब ट्रिक की चीज नहीं यार, तुम ग्रेजुएट दोस्त, ग्रेजुएट बच्चे हो, स्नातक हो, तुम ट्रिक की बात करते हो। स्टैटिक जी के थोड़ी है कि ट्रिक बना लेंगे। हिंदी साहित्य को हिंदी साहित्य तमीज से पढ़े भाई थोड़ा। आगे, अब हमारा मुख्य टॉपिक शुरू होता है हिंदी की उत्पत्ति। कितने साथी जानते हैं हिंदी की उत्पत्ति के बारे में, किस तरह से हिंदी की उत्पत्ति हुई होगी। इसमें इंडोस और सिंधु 2 शब्दों का बड़ा महत्व है। तो हिंदी की उत्पत्ति को बिल्कुल क्रम से हम जानते हैं, तो इसमें हम जानेंगे आपका कि हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस ग्रंथ में बताया जाता है। हिंदी शब्द का सबसे पहला प्रयोग, सबसे पहला प्रयोग हिंदी शब्द का, भाई ये नहीं कि हिंदी में लिखा गया है वो, सबसे पहला प्रयोग, पहला प्रयोग निशीथ चूर्णी ग्रंथ में मिलता है। कौन सा ग्रंथ है, निशीथ चूर्णी, निशीथ चूर्णी ग्रंथ में मिलता है। सबसे पहले जो हिंदी शब्द लिखा हुआ है, कि सबसे प्राचीन सोर्स यही है जहां पर एटलीस्ट हिंदी शब्द लिखा हुआ है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। अब इस बात पे जिद मत पकड़ लेना कोई, बोले जी नहीं जी हिंदी हिंदी का शब्द है, कभी ऐसी कोई जिद पकड़ लो, फारसी का कैसे हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत। हिंदी बोलेंगे, राज सिंह यादव जी, बहुत शानदार लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, वेरी गुड। हिंदी शब्द हिमसेल्फ इज फ्रॉम फारसी हिंदी क्या बोलेंगे, किसका शब्द है, आपका फारसी भाषा का शब्द है। और याद रख लेना, फारस क्षेत्र के, फारस क्षेत्र के व्यक्तियों ने ही, व्यक्तियों ने ही इस हिंदी शब्द का, हिंदी शब्द का सबसे पहले उच्चारण किया, सबसे पहले, सबसे पहले उच्चारण, उच्चारण किया सबसे पहले, जिसमें, जिसमें यह नाम, नाम देने का श्रेय अमीर खुसरो तोता ए हिंद, अमीर खुसरो को जाता है कि उसने सबसे पहले नामकरण किया, सबसे पहले किसने, अमीर खुसरो ने। अब साथी यहां पर 2 चीजें हमको देखनी है। सिंधु नदी के बारे में आप सभी जानते होंगे, ऐसा कोई साथी तो नहीं जिसको सिंधु नदी का नाम ना पता हो। तो यहां पर 2 चीजें आएंगी, उनको बहुत ध्यान से आप लोग समझना। एक तो शब्द याद, साथी मैं शुरू करूंगा आपका सिंधु शब्द से, किससे, यहां देखना, किससे, सिंधु शब्द से मैं शुरू करूंगा। और एक शब्द है इंडस, इंडस किसको बोलते हैं जरा बताएंगे,
आप लोगों ने भी पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। राजा बाबू प्लीज क्लास किया करो भाई ध्यान से। अलंकार कब के हो चुके? अरे सर अलंकार नहीं कराए, ठीक है नहीं लिखे भाई। तो देखो सिंधु एक क्या है, ये नदी है। और भारत में क्या स्थिति है इसकी अगर हम बात करें, तो आप कहेंगे भारत में इस क्षेत्र में बहती है जी, पाकिस्तान में। तो भारत में जब ये बहती है तो जब ये लोग इधर पार करके आए तो क्या कहा गया हिंदी के विशेषज्ञों के अनुसार कि इनके सै के उच्चारण में दिक्कत थी। सै के उच्चारण में दिक्कत थी तो इन्होंने सिंधु को क्या कहा, फारसी के लोगों ने, किसकी बात कर रहे हैं, फारसी लोगों, फारसी लोगों ने क्या क्या बोला, सिंधु को इन्होंने कहा हिंदू, क्या बोल दिया, हिंदू, ठीक है। सिंधुओं को क्या बोल दिया इन्होंने, हिंदू। और जो यहां पर कुछ बोलने वाले थे उनको बोल दिया इन्होंने हिंदी का प्रयोग करते हैं। और उस स्थान को नाम दे दिया इन्होंने हिंदुतान। हिंदुस्तान नहीं कहा, नहीं तो सै कहने में फिर दिक्कत आती, तो हिंदुतान कहा दिया। नहीं तो फिर बोले सै को अगर आपका है बोलते थे तो हिंदुस्तान बोलना चाहिए था फिर तो, या आपका भैया सै को है कह रहे थे हिंदू, आपका क्या बोलोगे, हिंदू हतान बोलना चाहिए, हिंदुतान कहा। आप बोल भी सकते हैं, थोड़ा सोच सकते हैं, हिंदुतान की कसम। इंडस जो शब्द था ये ग्रीक लोग थे, क्योंकि भारत में साथ ही यूरोपियन भी आए, आक्रमणकारी भी आए, सबसे पहले ईरानी आए, फिर यूरोपियंस आए, फिर आपका हिंद यवन शासक भारत में आक्रमण करने आए, शक आए, पहलव आए, कुषाण आए, तो भारत पर ग्रीक लोग भी आए, यूनानी लोग भी आए। अब ये इंडस को क्या कहते हैं, ये कहते हैं इंडस। और वहां पर जो बोलने वाले लोग थे उनको इन्होंने कह दिया, रहने वाले लोगों को, इंडोस। और इंडोस से क्या बनाया इन्होंने, इंडिया शब्द बनाया, इंडिया। ये ग्रीक लोगों की उत्पत्ति है। तो जो ये शब्द हैं हिंदी वाले, हिंदुस्तान वाले और इंडिया वाले, ये किसने बनाए हैं बताएंगे आपका? तो आप कहेंगे भैया इंडस से जन्मा है आपका इंडिया, इसको जन्म दिया अंग्रेजों ने, ग्रीक लोगों ने, यूरोपियंस ने। और हिंदुस्तान या हिंदी को जो जन्म दिया, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इसको जन्म किसने दिया आपका? तो आप कहेंगे भैया फारसी लोग। तो ये क्रम साथी कभी आप लोगों को भूलना नहीं है, चाहे मैं सिंधु के सापेक्ष बात करूं या आपसे साथी में किसकी बात करूं, इंडस की बात करूं, इंडस की, ठीक है, कभी नहीं। अच्छा जी, अगर मैं बात करता हूं हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है साथी, देवनागरी। एक हमारे साथी ने अभी पूछा था खरोष्ठी। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी तो समझते होंगे ना साथी, जो आप लोग पढ़ते हैं कै खे गे घे अंगा। तो कै लिखना आपको किसने सिखाया, कै लिखना आपको किसने सिखाया? आप कहेंगे क्या लिखना भैया हमको सिखाया है किसने, देवनागरी लिपि ने, कि कै का रूप ऐसा होता है। ओके, तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं, याद रख लेना, भारत में लिपियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। भारत में लिपियों को 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। लिपि का मतलब क्या होता है, एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगा, लिपियों को बांटा गया तो लिपि का मतलब क्या होता है? तो सारे साथियों को पता होना चाहिए, लिपि का मतलब होता है, लिपि का अर्थ होता है साथी, किसी भाषा का, किसी भाषा का, किसी भाषा का लिखने का तरीका, एक वैज्ञानिक तरीका, ऐसा नहीं कि कैसा भी लिख दो, लिखने का तरीका, लिखने का एक तरीका होता है, एक नियम होता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी कर लें। भैया हिंदी को हमको तो लिखना हमारी मम्मी ने सिखाया, मी टू मेरे भाई, मुझे आज भी याद है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे अपने बचपन की बहुत सारी चीज़ें याद हैं। जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि मैं अपने बचपन की बहुत सारी चीज़ें भूल चुका हूँ, मतलब इक्का दुक्का चीज़ें याद है, लेकिन मुझे अपना बहुत सारा बचपन याद है, एज इट इज़, मतलब पिक्चर के साथ में बोलते हैं। तो मुझे आज भी याद है कि मुझे जो लिखना सिखाया, मेरी मम्मी ने मुझे रेनॉल्ड के पेन से लिखना सिखाया, और रेनॉल्ड के लाल पेन से लिखना सिखाया, और खाने वाली जो कॉपी आती है उसमें लिखना सिखाया। और ऐसे हमारे घर में पीछे अंगीठी थी और सामने चूल्हा था, छत पर ऐसे खुले में, किचन विचन नहीं थी कुछ भी। गांव में मतलब होती होती है लोगों के किचन विचन, हमारे नहीं थी। मतलब उसमें क्या है आपका कि उसमें बीच में बैठ के पटरे पे, मुझे अब भी याद है, बहुत अच्छे से याद है। और हर रोज उन्होंने शाम को लिखना सिखाया मुझे उस टाइम पे, जब वो काम करने बैठती थी वहाँ। भारत में लिपियों को 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। 3 वर्ग कौन कौन से हैं साथी, यानी किसी भी लिखने का तरीका भारत में जो है वो 3 वर्गों में बांटा गया है। और 3 वर्ग साथी कौन कौन से हैं, एक है आपका सिंधु लिपि, सिंधु लिपि, ठीक है। और सिंधु लिपि से मतलब क्या है आपका, जो साथी हमारी हड़प्पा लिपि है, हड़प्पा लिपि, हड़प्पा लिपि से क्या मतलब है, जो भाव चित्रात्मक है। कैसी है साथी, भाव चित्रात्मक। मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ाई तो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ा गया है, हाँ या ना, बोलेंगे भाई, बोलेंगे, कोई दिक्कत?
राजू कुमार जी, सर मेरी मॉम पढ़ी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है भाई साथी, उनको नहीं मिले होंगे अवसर पढ़ने के, आप गौरवान्वित कर सकते हैं। ठीक है, होता है कई बार। कई जगह पे मतलब हमारे नाना ये थे कि उन्होंने पढ़ाया, तो अच्छी बात है। हमारी मम्मी को, हमारी मम्मी पढ़ी हुई है, मतलब आर्मी स्कूल से पढ़ी हुई है वो। क्या बोलेंगे? सिंधु लिपि, हड़प्पा लिपि, और लिपि कौन सी है? भाव चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक। ठीक है। दूसरा, अगर दूसरे की बात करते हैं साथी हम, सिंधु लिपि की, दूसरी है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता घर में कोई पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आप मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं कितना भी। बस ये हमें वो माहौल मिला, हमारे पिताजी भी पोस्ट ग्रेजुएट थे तब, बड़ी बात थी। क्या बोलेंगे? खरोष्ठी लिपि ये लिखी जाती है दाएं से बाएं। भाई हिंदी कैसे लिखते हैं आप? हिंदी लिखते हैं, देखो ये तो पढ़ी नहीं गई, क्या दाएं और बाएं तो क्या पता चलेगा, कुछ साइन है इसमें, भाव है। ये दाएं से बाएं, दाएं से बाएं कौन सी लिखी जाती है? अरबी फारसी की लिखी जाती है। इसी को हम बोलते हैं खरोष्ठी लिपि को गांधारी लिपि। तो गांधार क्षेत्र, मैंने महाजनपद पढ़ाते समय आपको बताया था इतिहास में, गांधारी लिपि भी कहते हैं। और गांधार क्षेत्र साथी कहाँ था बताएंगे? जब 16 महाजनपदों की हम बात करते थे कि हिंदुस्तान 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, तो उन 16 महाजनपदों की साथी जब हम बात करते थे, 2 महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान भारत की स्थिति से बाहर थे, एक तो कंबोज और एक कौन सा? आपका गांधार, जहाँ की गांधारी थी महाभारत में, जहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय था। आज का वर्तमान पाकिस्तान का रावंडी, आपका रावंडी की बोल रहा हूँ, रावलपिंडी जिला है। और अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र, यहाँ पर ही अफगानिस्तान की सीमाएं भारत से लगती है 106 किलोमीटर। तो क्या बोलेंगे? गांधारी लिपि ये कहाँ पर है, इसका प्रभाव? भाई सिंधु लिपि तो सिंधु नदी के आसपास हो गई, पढ़ी ही नहीं गई, जो सिंधु घाटी वाला क्षेत्र है। और इसकी अगर हम बात करते हैं, ये अफगानिस्तान से लेकर के मध्य एशिया तक, अफगानिस्तान से इसका जो क्षेत्र है से मध्य एशिया, यानी भैया खरोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाएं भी लिखी जाती है। इसीलिए तो इसका प्रभाव किस पर है? उर्दू पर है। और इसी लिपि से जन्मी है आपकी अरबी और फारसी। अरबी और फारसी, और अरबी और फारसी से जन्म हुआ किसका? उर्दू का। तो वो किसका? एक खरोष्ठी लिपि का एक भाग है, खरोष्ठी लिपि का एक भाग है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? खरोष्ठी लिपि के बाद में अगर हम बात करते हैं साथी, आपका तीसरी लिपि जो हमारी हिंदी जिस पर लिखी जाती है, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, ये 3 लिपियां भारत में हैं। अब तो हालांकि अंग्रेजी भी है, रोमन लिपि भी है, लेकिन वो भारत का वर्गीकरण नहीं है। देवनागरी लिपि याद रखेंगे। यहां पर हम क्या बोलेंगे? डॉक्टर द्वारिका प्रसाद, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद प्रसाद सक्सेना के अनुसार, हिंदी के एक लेखक हुए हैं डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार, अनुसार क्या कहते हैं कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग, लिपि का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख में हुआ। जयभट्ट एक राजा थे गुजरात के, जयभट्ट के शिलालेख, यानी उन्होंने जो अपने आदेश दिए तो देवनागरी भाषा का प्रयोग करके लिखवाया, जयभट्ट के शिलालेख में हुआ। द्वारिका प्रसाद सक्सेना इस बात को कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को मानते नहीं। वो कहते हैं कि देवनागरी लिपि जो है वो आपका गुप्त वंश के दौरान ही, क्योंकि इसका समय बताया इन्होंने, इसका समय इन्होंने बताया आपका अगर कहें तो 7वीं से 8वीं शताब्दी, 7वीं से 8वीं, दोबारा लिखते, 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य थी, ये बताया जो समय है। लेकिन गुप्त वंश आप जानते हैं भारत में कब था? तो गुप्त वंश तो काफी प्राचीन है। अगर हम बोले वो 4वीं शताब्दी का वंश है, चंद्रगुप्त मौर्य 319 AD में गद्दी पर बैठा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य बोल दिया मैंने, चंद्रगुप्त प्रथम। मौर्य वंश तो बहुत प्राचीन है साथी। ठीक है, मौर्य वंश में तो अगर हम बात करें आपका तो 322 BC आएगा, 298 पर बिंदुसार। मौर्य वंश तो बहुत पुराना हो गया। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम आपका 4वीं शताब्दी में 319 AD में बैठा। तो गुप्तों में आपको एक बात देखने को मिलती है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो 380 AD में गद्दी पर बैठा, यानी 4वीं शताब्दी के अंत की तरफ, उसको देव नाम से जाना जाता था, देव नाम से वो प्रचलित था। और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र को उस समय नागरी कहा जाता था, यानी नगरों में प्रचलित होने की वजह से कुछ लेखक ये मानते हैं कि उसका नाम देवनागरी पड़ा। तो वो सबसे पहले कहते हैं कि 4वीं से 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के दौरान फली फूली, इसीलिए कई जगह पर आपको हिंदी भाषा का अवसर भी कहा जाता है गुप्त वंश को। लेकिन फिर बात आती है कि गुप्तों की जो भाषा थी वो क्या थी, तो हम देखेंगे संस्कृत थी। तो संस्कृत से हिंदी बनी, और इसमें एक समय तो लगा, एक पूरा समय इसमें लगा, एक पूरा युग इसमें लगा, एकदम से तो नहीं बना। तो एक अंतर देखने को कहते हैं कि भाई वहां पर एक अंतर होना चाहिए। इसलिए द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी का जो कथन है 7वीं से 8वीं शताब्दी, इससे ज्यादातर लोग सहमत है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? भाई क्यों लिख रहे हो मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है? कई सारे लोग लिख रहे हैं, वाई 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 वाई, ऐसा क्यों?
मत लिखो ना भाई, पढ़ने लिखने से मतलब साक्षर होते। गवर्नमेंट कैसे साक्षर करती है आपको पता है? भारत में लिटरेसी रेट कैसे बढ़ाया सरकार ने? सारे बुजुर्गों को बुला लिया एक दिन स्कूल में, मुहिम चली, सर्व शिक्षा अभियान, सारे लोगों को स्कूल में बुलाया और सब लोगों से एक दिन बैठा कर अटेंडेंस ले ली और उस दिन उन सबको साक्षर मान लिया गया। बोर्ड पे उसने लिखा ऐसे कि भैया ए बना दो सब, आज ए बना दो सब। जो नहीं आज तक जानते थे उन्होंने बना दिया और वो उस दिन से साक्षर की कैटेगरी में आ गए, उनकी गिनती होगी साक्षर में। ऐसी साक्षरता का भी कोई फायदा नहीं है। ऐसे पढ़ने लिखने का अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो साथ ही बात होती है डिसीजन मेकिंग की। कई बार आप देखेंगे जो लोग पढ़े हुए नहीं है तब भी उनके डिसीजन अच्छे होंगे, बहुत अच्छे डिसीजन होते हैं, कोई दिक्कत। तो सिंधु लिपि, हड़प्पा लिपि, भावचित्रात्मक लिपि, खरोष्ठी दाएं से बाएं, कैसी दाएं से बाएं उल्टी, हम तो बाएं से दाएं लिखते हैं ऐसे। ऐसे तो डॉक्टर द्वारिका प्रसाद नहीं है, द्वारका प्रसाद, नाम में यही लिखा रहता है ज्यादातर। तो द्वारिका नहीं होता है, क्या होता है? द्वारका। डॉक्टर द्वारका प्रसाद, लेखन में मेरा नंबर कट जाता डॉक्टर द्वारका प्रसाद, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो लिपि की बात क्लियर है भैया। तो मैं आपसे पूछूं कि देवनागरी लिपि का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ तो आप कह देंगे आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ेंगे, फिर आते हैं हम हिंदी साहित्य की ओर। यानी कि हिंदी साहित्य में क्या बोलेंगे, आपका देवनागरी लिपि का प्रयोग किया। फिर एक आप लोग हेडिंग बनाएंगे, देवनागरी लिपि में सुधार। देवनागरी लिपि में सुधार किस तरह हुए? देवनागरी लिपि में सुधार कैसे? हमेशा एक सुधार की गुंजाइश होती है, हर किसी में, मुझ में हमेशा होगी, आप में हमेशा होगी, हर भाषा में, हर जगह एक सुधार की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में सुधार क्या हुआ, याद रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने पत्र, नोट करना, बाल गंगाधर तिलक जी ने, पुराने छात्रों का रिवीजन हो रहा है भाई या नहीं? अच्छे से हो रहा होगा। तिलक ने कई बार हम पढ़ चुके हैं, 20 बार हम पढ़ चुके हैं इसको, वो बहुत बेनिफिशियल है, बार बार याद आता है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी के लिए, किसके लिए? केसरी के लिए छापे खाने में, यानी प्रिंटिंग प्रेस में, छापे खाने में 190 फॉन्ट, फॉन्ट किसको कहते हैं साथी बताएंगे? अक्षर। 190 फॉन्ट का प्रयोग किया जिन्हें तिलक फॉन्ट कहते हैं। फॉन्ट क्या होता है? अक्षर। तिलक फॉन्ट किस नाम से जाना जाता है हिंदी भाषा में? जिन्हें तिलक फॉन्ट कहते हैं। आप लोग जो टाइपिंग जानते होंगे वो जानते होंगे, कृतिदेव वगैरह। तो वहां पर क्या है कि कुछ चिन्ह होते हैं भाई, ऐसा नहीं है मात्रा के लिए अलग से लिया होगा एक, इस मात्रा के लिए कहीं पर ओ बनाना है तो ये लिया होगा एक अलग, तो ये दोनों दो रूपों में आए होंगे। कहीं ये बनाना होगी मात्रा तो ये लिया होगा, और एक फॉन्ट क्या लिया होगा उन्होंने? औ लिया होगा, ऐसे। तो कहने का मतलब है एक फॉन्ट फिर मात्राओं वाला लिया होगा, बिंदु वाला ले लिया होगा। तो इस तरह से क्या हुआ, उन्होंने कुल 190 फॉन्ट देखे कि हिंदी को मुझे छापने के लिए, अगर अखबार में कोई बात लिखनी है, पत्रिका में कोई बात लिखनी है, क्या बोलेंगे, अगर पत्रिका में कोई बात लिखनी है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड नीतू, बहुत शानदार, आगे आएंगे। सर अगर अभिषेक जी कह रहे हैं पिछले नोट्स में कोई करेक्शन है तो वो मैं यहाँ से, हाँ बिल्कुल कर लो। अगर आपको लगता है ना पिछली कोई डेटा करेक्ट नहीं है, कुछ है, तो सीधी सी बात है, मैं उसको सुधार के ही पेश कर रहा हूँ आपके सामने, तो उसको आप सुधरा हुआ पेश करें साथी। ठीक है, वो करेक्शंस आप जरूर करें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी साथी को यहाँ तक बोलेंगे एक बार? कोई दिक्कत इस बात में? तो क्या बोलेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी के लिए छापे खाने में कितने 190 फॉन्ट का प्रयोग किया, जिन्हें तिलक फॉन्ट हम कहते हैं। एक साथी का बहुत अच्छा प्रश्न है भैया, ब्राह्मी लिपि कहाँ गई? आशीष कुमार जी, मैं आपको बता देता हूँ साथी। देखो हिंदी में हम जो पढ़ते हैं ना देवनागरी लिपि में सुधार की बात, मैं आपको बताता कि देवनागरी लिपि जो है आपका, इस देवनागरी लिपि के अगर हम पीछे जाएं तो देवनागरी लिपि जो जन्मी है आपका, ये किससे जन्मी है? आप लिख सकते हैं इस बात को कहीं किनारे पर, आशीष भाई लिखना, देवनागरी लिपि का जन्म, यानी मुख्य रूट जो है देवनागरी की भी, वो ब्राह्मी लिपि ही है। देवनागरी का जन्म, देवनागरी का जो जन्म हुआ है वो कौन सी लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। बहुत अच्छा आशीष जी ने याद दिलाया यहाँ पर, ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और यहाँ से मुझे याद आया यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया, आप जो प्रीवियस ईयर देखेंगे तो एक अच्छा अच्छा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, उसको मैं बता देता हूँ आपको। किनारे पर नोट्स बनाना भाई, थोड़ी सी जगह मुझे चाहिए होगी यहाँ पर। देवनागरी का जन्म जो हुआ है वो किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और याद रख लेना, ब्राह्मी लिपि की दो शैलियां हैं। ब्राह्मी लिपि की, ब्राह्मी लिपि की दो शैली हैं। एक बार थम्स अप करें सारे साथी, इसका नोट बना रहे हैं ना? दो शैली कौन कौन सी हैं साथी? एक शैली तो होती है हमारी उत्तरी शैली, उत्तरी शैली, उत्तरी शैली से क्या जन्मी है हमारी? उत्तरी शैली से हमारी जन्मी है उत्तर भारत की से देवनागरी।
तो हमने यहाँ से शुरू किया था उसको, क्योंकि हमको हिंदी का जन्म पढ़ना था, इसीलिए हम कहाँ से शुरू कर रहे थे, यहाँ से। अब उसके पीछे का रूट मैप मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तरी शैली, एक शैली होती है साथ ही हमारी दक्षिणी शैली। कौन सी शैली होती है? दक्षिणी शैली। तो ब्राह्मी लिपि की कितनी शैली है? एक दक्षिणी स्टाइल है, एक उत्तरी स्टाइल है। दक्षिणी स्टाइल में साथी आपसे प्रश्न पूछा गया था यहाँ से, तुलु। तुलु क्या बोलोगे आप कि तुलु कहां पर बोली जाती है? चिंटू लगा हुआ है क्या? अरे भाई यार, हटाने से इतनी देर चिंटू लगा हुआ है। बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ब्राह्मी लिपि की साथी दो शैली है। एक तो आपका उत्तरी शैली होगा देवनागरी जिससे जन्मी है। अगर हम बात करते हैं दक्षिणी शैली से, क्या बोलेंगे आपका? एक तो तुलु, ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न कि तुलु आपका किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो क्या बोलेंगे? कर्नाटक। तुलु दक्षिणी में। जैसे साथी मलयालम है, मलयालम मुझे बताइए कहां पर बोली जाती है? ये मैंने आपको बताई थी शुरुआत में ही कि द्रविड़ जो दक्षिण की भाषाएं हैं, मलयालम कहां पर बोली जाएगी? केरल में। तेलुगु की बात हम करें आपका, तमिल की बात हम करें साथी, तमिल कहां पर बोली जाएगी? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बोली जाएगी साथी, ठीक है। तेलुगु कहां पर बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। क्या बोलोगे? आंध्रा क्षेत्र में बोली जाती है। कन्नड़ की साथी मैं बात करूं आपसे, कन्नड़ कहां पर बोली जाएगी? तो कन्नड़ भैया कर्नाटक में। और इन्हीं भाषाओं को साथी हम क्या कहते हैं? इन्हीं भाषाओं को हम क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की भाषाएं। और दक्षिण भारत से क्या मतलब होता है साथी इसका? द्रविड़ भाषाएं। तो ये बात याद रखेंगे कि देवनागरी किससे जन्मी है? ब्राह्मी लिपि से जन्मी है। अगर हम बिल्कुल पीछे जाए उसके विस्तार में, और दो शैली आती है उसमें, तो उत्तरी शैली से तो देवनागरी लिपि जिसके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, और एक आपका दक्षिण भारत, क्योंकि हिंदी का पार्ट नहीं है, लेकिन हमको देखना एक शाखा किसकी है? द्रविड़ भाषा की भी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर आप दिखाई नहीं दे रहे थे, पेन दिख रहा था चलता हुआ। हाँ वो सीन टू लग गया भाई, इन्होंने सीन टू लगा दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? अब तो समझ गए ना बात को, कि देवनागरी लिपि और ब्राह्मी लिपि का क्या संबंध है? एक बार थम्स अप करके मुझको बोलें कि समझ में आ गया। तो तिलक फॉन्ट कौन से हैं जो तिलक जी ने 190 फॉन्ट है? बोलेंगे। सर कल के कई क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने पढ़ाई, क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, प्लीज सुन भी लो। अरे भाई सचिन कुमार, क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया वो भूल जाओ, क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते रहो बस। वो छोड़िए, हिंदी साहित्य में मैं ना जाने क्या क्या आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। हिंदी साहित्य अगर हम, एक तो आप यूपीएससी के लिए हिंदी साहित्य पढ़ें, तो सीधी सी बात है कि हम आपका 10 दिन 12 दिन नहीं पढ़ सकते, हमको वर्षों पढ़ना पड़ेगा उसको, एटलीस्ट 8 से 9 महीने। यूपीएसआई की परीक्षा देने जा रहे हैं, इसका मतलब है बेसिक साहित्य, और बेसिक साहित्य की समझ आपको होनी चाहिए। अगर आप सोचे कि कुछ छूट गया है तो बिल्कुल छूटेगा भाई, उसका वादा मैं आपसे कर भी नहीं सकता कि मैं आपको संपूर्ण साहित्य पढ़ा दूंगा, नहीं। यूपीएसआई के लिए संपूर्ण साहित्य मैं आपको पढ़ा दूंगा। पिछले वाले नोट्स देखिए, पिछले वाले यूपीएसआई के प्रश्न देखिए, साथ ही आप एक बात का चुनाव करोगे कि जो कहीं नहीं था वो हमारे साहित्य के नोट्स में, ठीक है। आगे आएंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो फोकस करना है उस पर, और यहीं से हम कल पढ़ेंगे आगे। तो इतना बस रिवाइज करते रहिए जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं कि आपके पास शायद कोई साहित्य की पुस्तक हो सकती है, आपके पास साहित्य के कोई नोट्स हो सकते हैं, लेकिन भाई मैं आपको वो नोट्स पढ़ाने या वो पुस्तक पढ़ाने नहीं आया, आपके यूपीएसआई के लिए क्या जरूरी है वो मैं आपको पढ़ा पाऊंगा साथी, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, मिलते हैं कल, थैंक यू।